हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय 2025 बैच में वर्क एनर्जी एंड पावर लेक्चर नंबर 3। यस यस यस, गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। आइए 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 मेरे अंटरपेंटर व अंटरपेंटरिया। आज हम लोग करेंगे वर्क कैलकुलेशन होमवर्क, फिर उसके बाद टाइप ऑफ वर्क बाय डिफरेंट फोर्सेज। हाँ, रिवाइज करके आए हैं सारे बच्चे, बताइएगा। भैया ठंड लग रही है, पता नहीं कौन एसी चला रखा है 16 डिग्री पर। हाँ यस, गुड इवनिंग गुड। कोई साजिश तो नहीं कर रहा? हाँ, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई आंखें खराब हो रखी है अभी, ठीक है, आई फ्लू हो गया है, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है, इसीलिए चश्मा पहने हुए हैं। हाँ, मुझे को लगता है अभी 1-2 दिन लगेगा, ठीक हो जाएगा। यस, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, वेरी गुड। ग्रीन टी आ चुकी है हमारी। हाँ, भैया ग्रीन टी है, येलो हो रखी है तो। हाँ चलिए, कोई नहीं। हाँ भाई, इसको चेक कराना चाहिए हमें, ये ग्रीन टी येलो क्यों है? पता लगे कुछ और पिलाया जा रहा है ग्रीन टी के नाम पे बोल के, सस्ता वाला कुछ। नहीं नहीं, ग्रीन टी ही होगा, कंपनी अच्छी है हमारी भैया। हाँ, आइए आइए। तो हाँ, बहुत सही, कई सारे बच्चे हमारे पास जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज की क्लास हमें बहुत सारे सवाल लगाने हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बारे में डिस्कस भी करना है। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट किया जाए। अरे बाप रे बाप, बहुत गर्म है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोगों को आई थिंक होमवर्क दिया गया था कि आप सभी लोग होमवर्क करके आए हैं? हाँ, अरे बोलो, इधर उधर की बात करना छोड़ दियो। हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो इसका अगला टॉपिक है वर्क, हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके ऊपर हमें ज्यादा समय देना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल उसी से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्क कैलकुलेशन पर नहीं आते, उस पर भी आते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम पे ज्यादा सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो हमें उस टॉपिक पर जाके वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा पार्ट है और फोर्स वाला पार्ट है एक और, वो एक लेक्चर में हमारे पास खत्म हुई, एक लेक्चर में हमारे पास खत्म हो जाएगा, और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन से सवाल आते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। हाँ, वेरी गुड। तो चलिए बेटा, आज की क्लास बिल्कुल सीरियस हम लोग करेंगे, अपने टाइम को कंज्यूम सही डायरेक्शन में करेंगे। लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत होती है हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 से। 40 न्यूटन फोर्स start acting on the particle of mass 5 kg which is resting on a rough surface। बेटा ये हमारे पास रफ सरफेस बेसिकली आपको दे दिया गया है, ठीक है, हमारे लिए दैट इज 0.6। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इज 0.6। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 3 सेकंड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालना है? अरे भाई, वर्क डन आपको पता है ना कैसे निकालना है, उसी तरीके से बस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से निकालना है। चलिए बेटा, 3 सेकंड में, अब पहली बात सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार हमें कैसे पता चले, देखो वर्क में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 सेकंड में, ये कितना आगे गया, हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकालेंगे सारे बच्चे? हाँ, क्योंकि ये स्क्रीन पर दिखता नहीं है इसमें। हाँ, सारे बच्चे मेरे को बताना 3 सेकंड में कैसे करेंगे। अब लॉज ऑफ मोशन यहां पर अगर आपको आता नहीं है, लॉज ऑफ मोशन अगर आपको आता नहीं है तो इस क्वेश्चन में दिक्कत होगी, प्लस वर्क का आपका ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में सोचेंगे कि ये हमारे पास डब्बा था 5 kg 40.6, 5 kg 40 न्यूटन से आपने यहां पर खींचा है और 0.6 ये है। तो सारे बच्चे जरा देखना, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो इधर आएगी, दैट इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो 0.6 इंटू हमारे पास 50, अगर आप देखें तो 6530 हमारे पास आएगा। वेरी गुड। तो बेटा सबसे पहले हमें करना है कि यार ये तो एक्सेलरेट कर रहा होगा सर,
और 3 सेकंड में कितना आगे गया पहले तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें 40 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए की वैल्यू आपकी आ रही है 2। सारे बच्चे जरा देखना, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, यही पूछा गया था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में सारे बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते थे। तो वो कितना आएगा भाई? हमारे पास एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ सर। यू की वैल्यू 0, हाँ सर। एस इज इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू आई आपकी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 मीटर। सारे बच्चे क्या आप लोग भी यहां तक आए? वेरी गुड, ये आ गया हमारे पास। अब तो सवाल आसान है ना भाई। सारे बच्चे जरा ये देखना कि ये वाला बॉडी अगर हमारे पास यहां पर कितना मीटर गया है? 9 मीटर यहां पर गया है। अब देखना, मैं आपसे एडिशनल सवाल भी पूछूं, कोई बोले वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये भी बताइएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ये भी बताइएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, ये भी बताइएगा। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो सिर्फ सवाल में यही पूछा गया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, ये भी बताइएगा। चलिए बेटा, सर प्लीज अगेन पीछे जा, वीडियो में पीछे जा, 1.5x से देखते हो या, क्योंकि यही चीज बार बार क्यों बताऊं मैं तेरे को, ठीक है। सारे बच्चे अब जरा देखना, सवाल में तो सर ये सब पूछा ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, लेकिन इस सवाल में तो ये चीज भी देखो कि भाई जो वजन होगा वो 5G इधर होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा। अब जिनका बैकलॉग होगा वो रिपीट बोलेंगे, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी इनमें। काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सारी चीजें। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल का फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास इस डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम, तो नॉर्मल की वैल्यू है 50। तो वर्क डन नॉर्मल का जरा देखना, आप कहेंगे सर फोर्स हमारे पास 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट 9 इंटू कॉस 90 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हट गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा बेटा? 50 इंटू 9 इंटू कॉस 90, ये हमारे पास होगा 0, खत्म। कोई बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ये आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 40 इंटू 9 इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1, 4 9 36, 360 जूल्स हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। यस, हाँ या ना? अगर कोई बोले वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, तो फ्रिक्शन का फोर्स जरा देखना, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा लगाते हैं बेटा। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना था? 30, डिस्प्लेसमेंट है 9, और इनके बीच का एंगल है कॉस ऑफ 180। कॉस 180 इज माइनस, तो हमारे पास माइनस 270 जूल्स हमारे पास आएगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक देखो, ये चीज बहुत अच्छे से पता लग रही है हमारे पास कि बच्चे बीच बीच में क्लास अटेंड करते हैं, है ना? बच्चा बिल्कुल बीच में आधे घंटे बाद भी क्लास आके ज्वाइन करके अटेंड करता है। कई बच्चों ने शायद कल की क्लास नहीं करी है, तब भी अटेंड कर रहा है। कितना अच्छे से पता लग रहा है चैट से ही, है ना? हाँ सर, आपने चश्मा क्यों पहना है? कितना सटीक एग्जाम्पल है। अब ये करके मुझे, हाँ ये करना चाहिए, इसका मतलब वेरी गुड, कि हर दिन क्लास में ना कुछ करके आओ और उसको 2-3 दिन कंटिन्यू रखो। उससे क्या पता रहेगा, जो बच्चा आएगा अचानक से, ये चश्मा क्यों पहने हो सर, इधर आओ, पकड़े गए। यस, तो हमारे पास आंसर क्या आया बेटा? डी ऑप्शन। ठीक है, कितना प्यार से बच्चे के लिए चूहादानी है ये, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चा कह रहा है कि यार मेरा तो जेन्युइन डाउट है, लेकिन बेटा इसमें तुम पकड़े गए। हम चश्मा कल पहने थे और रीजन बताए थे, इसका मतलब तुम नए हो, अचानक से भ्रमण करके बैच में आए हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? इसीलिए हमें डिस्कार्ड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपसे इसी सवाल में कोई पूछ ले टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस, बाय
फोर्सेस, सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन क्या होगा, तो आप कहोगे वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहे हो सर। मैंने कहा हाँ हाँ, तो सर ये तो जीरो है। मैंने कहा तो लिखिए ना आराम से, वर्क डन स्केलर है तो जीरो प्लस कितना है 360, ठीक है, ये माइनस 270, तो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो 40 यहां पर और 70 हमारे पास, ये 30 यहां पर और 90, तो हमारे पास प्लस 90 जूल्स। अब जाके आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पता है क्या बनती है, इसी को टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। तो 3 सेकंड के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सारा वर्क डन आपको निकालना आना चाहिए था। अब अगला सवाल मेरे अंटरपंटर्स, ठीक है, अगला सवाल यहां पर 60 to 70% अगर रेशियो है तो वेरी गुड रेशियो है। क्यों? क्योंकि इनमें 20-30% नया चैप्टर सोच के जुड़ा है। अब ये थोड़े दिन में झड़ जाएगा, और झड़ जाएगा तो फिर परसेंटेज रेशियो कितना हो जाएगा 70-75 का, ठीक है। आइए बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन सरफेस। सर ये अचानक से क्वेश्चन कठिन लगने लगा। बेटा कठिन नहीं है, पीछे का बैकलॉग बोल रहा है तेरा। एक 5 kg का ब्लॉक है, हाँ सर, ये एक स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइन सरफेस, ये आपका एक रफ सरफेस है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री है बेटा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.2, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया 0.2। व्हेन द ब्लॉक स्लाइड्स 10 मीटर, ये कितना नीचे गया है बेटा हमारे पास, ये 10 मीटर नीचे चला गया है हमारे पास। द वर्क डन बाय द ऑन द ब्लॉक बाय फ्रिक्शन, सिर्फ फ्रिक्शन का बताने के लिए बोला है, लेकिन हम क्या करेंगे सारे फोर्सेस का वर्क डन अलग अलग से निकालेंगे। क्योंकि जो बच्चे यहां पे सीरियस हैं ध्यान से समझिएगा, इसके बाद चल के हमारे पास आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन सारे फोर्सेस का निकालना आपको आना चाहिए। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग करेंगे। ये हमारे पास इंक्लाइन है बेटा, हमारे पास ये हमारे पास इंक्लाइन है, कितने एंगल का 45 डिग्री का हमें इंक्लाइन दिया हुआ है बेटा, ठीक है। यहां पर हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, यहां पर मास 5 kg का है बेटा, ये यहां से 10 मीटर नीचे अगर हमारे पास स्लाइड कर रहा है तो वर्क डन बताना है ना। म्यू की वैल्यू 0.2, म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.2। अब सारे बच्चे पहले तो ये बताइए, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग यहां पर बनाते हैं, ठीक है, √2 के उसमें ही है, ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा आपका यहां आएगा। अगर आप देखें तो 5G साइन 45 आपका यहां आएगा, 5G कॉस 45 आपका यहां आएगा, और फ्रिक्शन का फोर्स आपका कहां पर आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स आपका यहां पर आएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है बेटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान समझिए, म्यू की वैल्यू है 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा, 5G cos 45 के बाद, cos 45 के पास, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 2/10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू cos 45 1/√2, तो ये 10 और 10 गया, ये आ जाएगा बेटा 5√2। अब जरा सारे बच्चे जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सर ये तो पूछा ही नहीं गया है, मैंने कहा लेकिन फिर भी निकालो, वर्क डन बाय नॉर्मल हमारे पास कितना होगा। चलिए चलिए चलिए, सर मैंने G cos 45 लिया तो वो तो एक्सेलरेशन हुआ ना, वर्क डन में तुम्हारे पास फोर्सेस चाहिए, हाँ कहा सारे बच्चे, वर्क डन बाय नॉर्मल की बात करें तो सर नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू 10 इंटू हमारे पास एंगल इज cos 90 सर हमारे पास आएगा, तो सर ये तो 0 ही हो जाएगा सीधे,
हाँ या ना? यस। कहीं यहां पर कोई दिक्कत है क्या? गड़बड़ कहां लिख रहे हो? चलो आगे देखते हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि इस पे तीन ही फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी जरा सारे बच्चे सोच के बताइए। सारे बच्चे जरा सोच के बताइए, वर्क डन, मैं यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी ना बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू तो 5g cos 45 आएगा, तो cos 45 इज 1/√2, 10 कट गया 2 और √2, ठीक तो है। वर्क डन बाय नॉर्मल हमारे पास 0 होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। सर ग्रेविटी का तो आपने दो फोर्सेस तोड़ दिए, मैंने कहा हाँ आपकी बात सही है। एक हमारे पास ये वाला फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपका यहां हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो फोर्स यहां पर, डिस्प्लेसमेंट यहां पर, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या ये वाला वर्क डन करेगा? नहीं करेगा। सारे बच्चे जरा देखना, दूसरा फोर्स आपका यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट आपका यहां पर है, तो ये वाले दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वर्क डन आपके लिए कौन करेगा? वर्क डन अगर ग्रेविटी का चाहिए तो मैं कहूंगा 5g sin 45। इसको क्यों लिया है समझ जाना, 5g sin 45 इंटू 10 इंटू कॉस 0, ये आ गया हमारे पास। प्लस अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे हमारे पास 5g cos 45, ये फोर्स हो गया बेटा, इंटू 10 इंटू कॉस 90, हमारे पास ये होगा। जिन लोगों ने यही करा है प्लीज एक बार बताइएगा कि cos 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा बेटा। वर्क डन की यहां पर बात करोगे तो ये आएगा 50 इंटू कॉस साइन 45 1/√2 इंटू 10 इंटू कॉस 0 इज 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 25√2। तो किस किस का वर्क डन यही आ रहा है, प्लस 250√2। हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, इतने आराम आराम से बता रहा हूं, सारी चीजों को ध्यान से समझिए। सर सवाल में तो फ्रिक्शन का पूछा था, मैंने कहा ठीक है ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट आउट करा है, बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन सवाल में पूछा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दीजिए, तो मैंने कहा यार वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 10 है और एंगल इन दोनों के बीच में cos ऑफ 180 है, तो यार फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कितना आया था? हमारे लिए 5√2 आया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए आ जाएगा बेटा 5√2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 180 दैट इज -1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -50√2, दैट इज योर वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर? हाँ, तो अगर आप अलग अलग से फोर्स निकाल के अपना सॉल्व करें तो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी ऑप्शन आपका आ रहा है। बेटा इतने आसानी से बताया है, कुछ बच्चे ठीक है नए भी तो आए ना। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर? हाँ या ना? ये सीधे से बात समझ आई? तो जरा यहां पर समझना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर मैं आपसे पूरे सवाल में पूछता वर्क डन टोटल बता दो, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो फोर्सेस कौन कौन से? एक सर नॉर्मल है, एक ग्रेविटी है और एक फ्रिक्शन है, तो आप कहते वर्क डन बाय नॉर्मल होगा सर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा सर, वर्क डन बाय हमारे पास ग्रेविटी होगा सर, तीनों के वर्क डन होंगे। नॉर्मल का ध्यान सुनना, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर थे तो वर्क डन 0 हो गया, प्लस ग्रेविटी का, कुछ बच्चे बोले सर ग्रेविटी तो ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो तू वैसे करना चाहे वैसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। ग्रेविटी तुम्हारा दो हिस्सों में तोड़ लिया, mg cos 45 mg sin 45, डिस्प्लेसमेंट तेरा ये था बेटा, समझ। वर्क की बात करें तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला जो तेरा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा 90 डिग्री पर था तो वर्क डन 0 हो गया, ये वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में था तो cos 0 हो गया, देखो यहां पर cos 0 आ गया, और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में थे तो cos 180 आ गया, तो तुम यहीं पर कहते 0 प्लस 250√2 -50√2, अगर आप देखें तो ये आएगा प्लस 200√2। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे मेरे को बताना, जब वर्क डन पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता था, मुझे ये बताइए। सर वर्क डन बाय नॉर्मल ऑलवेज 0, मैं कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा हूं, अभी चुपचाप करिए, आराम आराम से सॉल्व करिए, कहीं रटिए मत। मुझे ये बस ये बात बताना बेटा कि वर्क डन अगर हमारे पास पॉजिटिव होता था इसका मतलब क्या होता था?
इसका मतलब क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्या इस सिस्टम में या पिछले वाले क्वेश्चन में जरा देखना, टोटल वर्क डन, ठीक है, इसी सवाल में, हाँ इसी सवाल में आपका टोटल वर्क डन पॉजिटिव आया, इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बेसिकली आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आप खुद भी देखिए 40 न्यूटन यहां है, 30 न्यूटन यहां है, नेट एक्सेलरेशन यहां है, समय के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये वही बता रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर इस सवाल में देखूं तो हमारा टोटल वर्क डन पॉजिटिव आया, इसका मतलब यह है कि समय के साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ये आपकी इंक्रीज करते हुए जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये बाद में जाके वर्क एनर्जी थ्योरम में करना है, तो अभी से धीरे धीरे आदत डालिए और कुछ भी नया नहीं लगेगा फिर, ठीक है। अगला सवाल सारे बच्चे, ये सर आपने होमवर्क नहीं दिया था, चलिए करिए, करिए। और मैंने आपको कल, आप लोगों ने चैलेंज लिया था एक सवाल के लिए। सर देखिए तो डर लग रहा है, हाँ कोई नहीं, ये आप लोगों ने कल की क्लास में एक चैलेंज लिया था, ठीक है, कि सर हम एडवांस का क्वेश्चन फोड़ देंगे, ठीक है। आइए, तो ये सवाल भी अभी आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन आएगा, ठीक है। सर नॉर्मल को रिजॉल्व क्यों नहीं किया सर, अरे गधे भाई, तुम लोग ना यार पता क्या हो, बहुत घटिया सोच के बंदे। वर्क डन कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, तो ब्लॉक तेरा इधर, नॉर्मल इधर है, ब्लॉक तेरा इधर जा रहा है, ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा, तो cos 90 नहीं आ जाएगा। रिजॉल्व कैसे करेगा, अच्छा चल तेरे अंदर बहुत चुल है तो नॉर्मल को रिजॉल्व कर ले, ब्लॉक रेजोल्यूशन की दिक्कत है तेरे को। तेरे को क्या लग रहा है सर आपका, ओहो साइंटिस्ट लोग, सर आपने वजन की जगह नॉर्मल को क्यों नहीं रिजॉल्व किया। अच्छा चल ठीक है, तेरी बात मानते हैं, नॉर्मल को करते हैं, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा कर लूंगा सर मैं इसको। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या ब्लॉक इधर जाएगा, बता तू, ब्लॉक इधर जाएगा, नहीं सर ब्लॉक तो इधर जाएगा, तो नेट फोर्स किधर होना चाहिए, न्यूटन के हिसाब से इधर होना चाहिए, तो तू नॉर्मल को रिजॉल्व करेगा या वजन को रिजॉल्व करेगा गधे। नॉर्मल का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, cos 90 0, नॉर्मल इसको इधर नहीं लेके जा रहा, वजन लेके जा रहा है। अगर तू इसी ब्लॉक को उठा करके ग्रेविटी फ्री स्पेस में डाल देगा, नीचे नहीं आएगा ब्लॉक, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। चच्चा कैसी बात करते हैं ये बच्चे, ठीक है। आइए, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 to 2,5 ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स। अब वर्क निकालना है, चलिए बेटा कैसे करेंगे जरा देखते हैं। हाँ बेटा, जो बच्चे रिपीट लिख रहे हैं ना, फॉर श्योर आपने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है। आप लोग हलवे में ले रहे हैं फिजिक्स को, आप लोग सोच रहे हैं कि यार न्यूटन लॉज मेरा वीक है, मैंने पढ़ा नहीं है, मेरा बैकलॉग है, मैं वर्क से पढ़ लूंगा। नहीं कर पाओगे, अभी थोड़ी देर के बाद मौत आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो लोग बैकलॉग वाले हैं, आप और अपने साथ तो नुकसान कर रहे हो अगर आप यहां कंटिन्यू कर रहे हो। बिलीव मी, आप जाइए न्यूटन लॉज पढ़ लीजिए, ठीक है बेटा। हम लोगों ने न्यूटन लॉज ना इतने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, इतने डिटेल में पढ़ा है, एडवांस के क्वेश्चंस भी क्लास में करें, ठीक है। आप प्लीज जाके उसको पढ़िए। फाइंड द फोर्स, अब जरा देखो वर्क डन निकालना है। मैंने कहा यार वर्क डन निकालने के लिए फोर्स पे नजर मारी, या फोर्स में 4xi कैप प्लस 3y स्क्वायर xj कैप। अब कोई बच्चा अगर ये बोले नहीं सर मैंने तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, मुझे तो डाउट आ रहा है, तो तूने लॉज ऑफ मोशन फिर भी नहीं पढ़ा, इसका मतलब, क्योंकि तू ऐसी चीज पूछ रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे लॉज ऑफ मोशन में बात करी है, और तू कह रहा है तूने पढ़ लिया, दैट मींस तूने रट लिया, ठीक है। दोबारा पढ़ बेटा जाके। ये फोर्स देखते ही मुझे पता लगा कि यार अगर पार्टिकल का x और y चेंज करेगा, उन्होंने बोला भी है, कहां से कहां लेके जा रहे हो, हमारे पास 0,0 से आप लेके जा रहे हैं कहां पर, 2,5 तक, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है x और y चेंज कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, और अगर फोर्स वेरी कर रहा है सारे बच्चे, वर्क डन बिना इंटीग्रेशन के आप निकाल नहीं सकते। सारे बच्चे जरा देखना, टोटल वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करना पड़ेगा। तो आप क्या करते थे, f.ds करते थे, याद करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स है आपका 4xi कैप
प्लस 3y² जे कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे बेटा आप dx i कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz की कैप। अब कोई बच्चा नया आएगा ना, वो कहेगा सर ये कैसे लिख दिया रिपीट, ये पूरा बताया हुआ यार। अब मुझे तो पूरा गारंटेड फील आ रहा है कि इसमें ऐसे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में अचानक से आ जाते हैं और सर रिपीट कर दो। जो सीरियस बच्चे हैं बेटा, मैं आप ही लोगों के लिए आगे कंटिन्यू करूंगा, जो थोड़ा सा भी कमजोरी करेगा ना वो पीछे हटता चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहां पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते थे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्रोडक्ट करते थे, जेड वाला कोई है ही नहीं। तो जरा यहां पर समझना, अगर आप यहां पे डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये आएगा 4x dx और इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 3y² dy। 3y² x भी तो है ना शायद, हाँ 3y² x और dy। अब सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, लिमिट्स हमें लगानी पड़ेंगी। हर क्लास में मैंने बताया है जिसके साथ डी लिखा होता है उसकी लिमिट्स डलती हैं, वो वेरिएबल है। अब समझना, जब अब नया बच्चा सर ये कैसे कर दिया, भाई ये वेरी कर रहा है। देख तेरा x में, x तेरा इनिशियल 0 था, x तेरा फाइनल 2 है, तो x वेरी करा, हाँ तो ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। कहां से स्टार्ट करा कहां तक गए, और y की इनिशियल आपकी 0 है, y की फाइनल आपकी 5 है, तो यहां से 0 से 5। अब बात कहां आके अटकी, अब यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि यार सर यहां तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत नहीं, यहां तो दोनों वेरिएबल हो गए हैं सर यहां पर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो अब कैसे करें। मैंने कहा देख उन्होंने एक इक्वेशन दी है, y² इक्वल टू x का कर्व है, तो उठा करके रख लो। वर्क डन टोटल इज इक्वल टू हमारे पास 4x dx फ्रॉम 0 से 2 प्लस, यही था ना हमारे पास, कहां गया 4x dx फ्रॉम 0 से 2 और 3y² x dy फ्रॉम 0 से 5, आई थिंक ये था, है ना। अब सर कैसे करेंगे, उन्होंने कहा है कि पार्टिकल मूव्स किस रास्ते पर चल रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग y² इक्वल टू x, यही पर है। तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं, 0 से 2 4x dx प्लस हमारे पास यहां पर 3, और ये क्या बन जाएगा बेटा, x की जगह पर y² डालोगे तो y की पावर 4 इंटीग्रेशन में 0 से 5 dy। सारे बच्चे किस किस ने यही करा है, x का इंटीग्रेशन बेटा x²/2 बनेगा फ्रॉम हमारे पास 0 से 2 प्लस हमारे पास 3 इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर 4 इज y की पावर 5/5 फ्रॉम 0 to 5, ये बनेगा, हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो। बैकलॉग, हाँ लिखो बेटा। आप लोग 2.0 या 3.0 में क्यों नहीं जा रहे हो, मुझे एक इसका भी जरा एक बार बता दीजिए। आपके पास 2.0 और 3.0 का भी आई थिंक 3.0 का अगर नहीं है तो 2.0 का तो आपके पास सब्सक्रिप्शन है ना। आप लोग करियर खराब कर रहे हो बेटा, चलो करो भैया, तुम इधर इरिटेट करो, कुछ उधर इरिटेट करेंगे, ठीक है भाई, 1 साल के बाद मिलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आएगा बेटा आपका 3/5, अपर लिमिट डालो बेटा 5 की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, ऐसे आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, 2 × 4 प्लस हमारे पास 3 × 5 की पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे लिए कितना बन रहा है बेटा, हमारे पास 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, इंटू 3 भाई हमारे पास, तो ये आ गया प्लस हमारे पास 8, हमारे पास 1883 जूल्स, ये आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर। देखो बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि बच्चे आपके जैसे ना, जो आप सोच रहे हो ना कि मैं बीच से पढ़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, हर साल हजारों बच्चे ये सोचते हैं, हर साल हजारों बच्चे। भाई देख, तू पढ़ना किस लिए चाह रहा है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाह रहा है तो ठीक है, चुपचाप पढ़, फिर टाइप मत कर, ठीक है।
और अगर तू सही में कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है ना, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती बेटा, स्कूल भी पास नहीं कर पाएगा तू ऐसे वैसे तो, ठीक है। कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, तू जिससे लड़ने जा रहा है ना बेटा उसके बेसिक्स क्लियर है, तू हवाबाजी कर रहा है बस, मैं बस लेक्चर टिक करता जा रहा है कि तू हाँ 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 ये मैंने कर लिया, ऐसे थोड़ा होगा, पर कच्चे उड़ जाएंगे बेटा एग्जाम में, ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है यार, ठीक है। और चलो ठीक है, तुम हर दिन कोई ना कोई आके मूड खराब करेगा ही, इसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, इसका हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एट दी एंड ना, एट दी एंड नुकसान आप ही को होगा जो लोग ये कर रहे हैं। सर मेरा स्कूल है, मेरा ये है, मेरा वो है, 11वीं क्लास की ये वाली बातें जब तक यूट्यूब पे ये पढ़ाया नहीं जा रहा था ना बेटा, सबको लगता था उनके साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की डेट में किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि यार ये सिर्फ तुम्हारे साथ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ सबके साथ ये दिक्कत है। ये तो तुम्हें पहले ही पता था कि 10वीं से जब तुम 11वीं में जाओगे और कंपटीशन की तैयारी साथ में करोगे तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है, लेकिन तुम लोगों की आदत पता क्या है, सिर्फ रोने वाली आदत है, ठीक है। सर हमें तो दिक्कत हो गई, हाँ बेटा नई दुनिया में ला दिए ना तुम्हें हम, आ जाओ। A sphere of mass m is tied to the end of a string of length L and rotated through the other end through a horizontal circular path with speed v। आपने क्या कर रखा है बेटा, एक धागे से एक ब्लॉक को बांधा है और एक सर्कुलर ट्रैक पर आप इसको घुमा रहे हैं। अब सर्कुलर का भी चीज आ गई, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल। वर्क डन बाय किससे पूछा है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन इन्होंने हमसे पूछा है। अब याद करिए, अगर ये पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है तो ये v स्पीड इसकी टेंजेंशियल के अलोंग होती है, ये v स्पीड इसके टेंजेंशियल के अलोंग होती है, हाँ सर। सेंट्रीपिटल फोर्स किस साइड होएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही होती, ध्यान सुनिए, तो हमारे पास, अभी उसका केस ले लेंगे, तब हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स भी आएगा। लेकिन मेरे वर्ड को सुनिए, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये v स्पीड से घूमे जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, इनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। समझना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर आप देखें तो आपसे वेलोसिटी, सर ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो टेंजेंशियल हुआ ना, वेलोसिटी इज dx by dt बेटा। तो वेलोसिटी अगर तेरी टेंजेंट के अलोंग है तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट भी तेरे टेंजेंट के अलोंग है ना। तो हमारे लिए अगर आप नोटिस करें, वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस 90, हमारे पास हो जाएगा वर्क डन आपका 0 आएगा। क्लियर? क्या ऑप्शन आएगा बेटा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज योर आंसर। सेंट्रीपिटल, ध्यान सुनो बेटा, अब देखो ये छोटी छोटी चीजें जो सोचता है ना उसको पकड़ में आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रीपिटल होता था, है ना, सिर्फ सेंट्रीपिटल होता था। ये क्या करता था, डायरेक्शन चेंज कराता था। अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी कि सेंट्रीपिटल का वर्क डन कितना होता है, वर्क डन सेंट्रीपिटल का 0 है। याद करिए, अगर किसी का वर्क डन 0 है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो दैट मींस स्पीड इसकी कांस्टेंट है। तो यही तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में था, यूसीएम, हाँ या ना, यही तो हुआ ना बेटा। सर एनयूसीएम में तो सर किसी भी सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे बढ़ती है, ध्यान समझिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी पार्टिकल हमारे पास आर रेडियस पे रह के अगर घूम रहा है तो इसकी एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती थी, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान समझिए, सर सेंट्रीपिटल भी होती थी, हाँ, यहां पर आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता था। यहां पर समझना, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, 0, बिकॉज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो ये हमेशा कईयों को लगेगा सर ये परपेंडिकुलर क्यों है, यहां आया तो फोर्स ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, फिर ये अगर ऐसे जा रहा है फोर्स ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, फिर ये ऐसे जा रहा है फोर्स ऐसे हुआ परपेंडिकुलर, फिर ये ऐसे जा रहा है फोर्स टुवर्ड सेंटर परपेंडिकुलर।
फोर्स विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो सर इसकी स्पीड क्यों चेंज हुई? इन दिस केस वर्क इज डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, बाय टेंजेंशियल फोर्स। ध्यान सुनिए, अगर मान लो कि ये हमारे पास अल्फा से घूम रहा था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन mAt अल्फा हो जाएगा फोर्स, ठीक है। और वन कंप्लीट रोटेशन में वर्क डन, अगर कोई पूछे वन कंप्लीट रोटेशन में कोई बोले वर्क डन कितना होगा, ध्यान सुनना, वर्क डन हमारे पास कितना होगा, तो आप कहेंगे वर्क डन इज टेंजेंशियल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इनके बीच का एंगल। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब जो लोग सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे उनको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। हमारे लिए यहां पर टेंजेंशियल, इसको अगर आप कट करके सीधा कर ले तो आपका टेंजेंशियल फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है mr अल्फा, हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 2r अल्फा, हमारे पास 2 पाई r है ना, ये आ गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ध्यान सुनना, जीरो एंगल जीरो एंगल जीरो एंगल जीरो एंगल, तो ये हमारे पास रहेगा mr अल्फा इंटू 2 पाई r, ये वर्क डन होगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? वर्क डन पॉजिटिव आया, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तभी हमारे पास स्पीड बढ़ रही होती है। यस और नो? सर 12 साइन थीटा बाई 2, बेटा फॉर्मूला गलत जगह पर लगाओगे, गलत आंसर आएगा। सारे बच्चे इस चीज को नोटिस करिए, अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की यहां पर बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, है ना। फिर पार्टिकल का छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगा, डिस्प्लेसमेंट ये है। सर यहां पर बात करूं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। दिस विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, एफसी हमेशा 90 डिग्री पर होगा, वर्क डन 90 आएगा। टेंजेंशियल फोर्स जरा देखना, टेंजेंशियल फोर्स भी इधर ही होगा, इधर ही होगा, इधर ही होगा, तो हमेशा थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0। आप डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा ये कर रहे हो, जब यहां से लेके यहां चला जाता है 2r sin थीटा बाई 2, ये थोड़ा पूछा गया है कि आपको एक फॉर्मूला बता दिया सर्कल में डिस्प्लेसमेंट का, तो आप उसको हर जगह चिपका दोगे, है हाँ या ना? क्लियर सारे बच्चे? अब अगला सवाल, ये आप आई थिंक आपको होमवर्क दिया था मैंने, है ना। अब देखो जो न्यूटन लॉस करके बैठे होंगे उनको कई सारी चीजें और आगे अब क्लियर होंगी। ये हमारे पास पुली ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। एक साइड हमारे पास 1 kg है और एक साइड हमारे पास 3 kg है। सवाल क्या क्या पूछा गया है जरा ध्यान से सुनना, इसको लेवल अप करना बेटा, ये अच्छा सवाल है, ठीक है। ये अब जो बच्चे कह रहे सर ये वाला सवाल हुआ नहीं, क्योंकि यही अच्छा भारी सवाल था। इधर आ जाओ जरा देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई आगे भागने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड में ये सिस्टम चलेगा या रुका रहेगा, पहले ये देख के बता दो। कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, सोच के बताइए, ये सिस्टम चलेगा या रुका रहेगा, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि वहीं से हमारा सवाल स्टार्ट होगा। बोलो बोलो बोलो। चलेगा, एक्सेलरेटेड होगा। तो 2 सेकंड में आप सभी लोगों ने कहा कि सर एक साइड 3 kg है, अब कहां से अप्रोच बना रहा हूं, एक साइड 3 एक साइड 1, तो सर चलेगा। थोड़ी देर में ये कुछ नीचे जाएगा, ये कुछ ऊपर होगा। 2 सेकंड में ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ना कहीं यहां पर जा चुका होगा और ये कहीं ना कहीं ऊपर आ चुका होगा, ये बात तो श्योर है, ठीक है। दोनों बराबर चलेंगे या अलग अलग लेंथ चलेंगे, दूसरा सवाल। अब ये सारी चीजें ना आपको सोचनी चाहिए। दूसरा सवाल, बराबर चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। अगर मान लो इसने कुछ चला तो ये बराबर चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, दूसरा सवाल। बराबर, सेम, वेरी गुड वेरी गुड।
सर आपको कैसे पता? भाई ये धागा इनके बीच में कंस्ट्रेंट है, अगर 1 मीटर इसको खींचेगा तो ये भी 1 मीटर जाएगा, 2 मीटर खींचेगा तो ये भी 2 मीटर, 3 मीटर 3 मीटर। बात सीधी सी बात है। तीसरा सवाल, क्या ये दोनों जी से जा रहे होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जा रहे होंगे, या कुछ और होगा? तीसरा, जिसने ये सोच लिया अब सवाल स्टार्ट कर पाएगा। ये फंडामेंटल चीजें चाहिए यहां पर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से चल रहे होंगे या कुछ और होगा? बताओ भाई, कुछ और होगा? वेरी गुड। क्यों सर आपने इस आखिरी सवाल क्यों पूछा? 2 सेकंड में कुछ बच्चे कहेंगे सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें ये पता है। तो सर 2 सेकंड में कितना जाएगा? u 0 था सर, s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। गधे क्या कर रहा है? ये g से जाएगा भी। क्या कर रहा है? 2 सेकंड में तूने जो डिस्टेंस निकाला फ्री फॉल का निकाल दिया। ये फ्री फॉल नहीं है रे हमारे पास। अब ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, ये कितनी एक्सेलरेशन से हमारे पास जा रहा होगा। सारे बच्चे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सर ये कैसे निकाले? लॉज ऑफ मोशन। सर वो तो मेरा बैकलॉग है। तो देखो बेटा आप कैसे करते हैं। यहां पर इसका वजन होगा 3g, यहां पर होगा हमारे पास t, यहां पर होगा t, यहां पर होगा 1g। आपने बोला ये ए एक्सेलरेशन से इधर, ये ए एक्सेलरेशन से इधर। सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भाई 2 सेकंड में कितना चलेगा ये तो निकाल। वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये 2 सेकंड में कितना नीचे जाएगा ये तो कैलकुलेट कर ले। करेगा ना? तो अब ये जब करेगा तो भाई ये दोनों जी से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो तो तेरे को इक्वेशन बताएंगे। तो इक्वेशन लिखोगे यहां पे 3g माइनस टी इज इक्वल टू 3a। कैसे लिखते थे? ले जाने वाला फोर्स रोकने वाला फोर्स इक्वल टू ma। ये ऊपर जाएगा t माइनस 1g इज इक्वल टू 1a, या बेटा ऐड कर दो तो 2g इज इक्वल टू 4a। a की बात करोगे g बाय 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों की एक्सेलरेशन थी। यस, g बाय 2 या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर मैं कैसे करूंगा इसको? जरा देखो, यहीं पर पहले कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। तो अगर आपकी एक्सेलरेशन आ गई तो टेंशन निकाल सकते हो। तो ये उठा करके मैं इधर डाल रहा हूं, t माइनस 10 इज इक्वल टू 5, टेंशन की वैल्यू आ गई 15। डिस्प्लेसमेंट, सारे बच्चे जरा देखना, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सर ये 2 सेकंड क्यों बोला है? क्योंकि सवाल में ही वही पूछा है, 2 सेकंड में वर्क डन निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाफ एक्सेलरेशन की बात करोगे ए 5 इंटू 2 का स्क्वायर तो 10 मीटर ये आएगा। लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क अब आ रहा है। इसीलिए अच्छा सवाल है, क्योंकि आप डायरेक्टली ये नहीं दे रहा कि मैं फोर्स दे रहा हूं सीधे कर दो, यहां काइनेमेटिक्स लगानी पड़ गई। आ जाओ, सारी चीजें अब हम लोगों ने निकाल ली है। अब मैं आप ही लोगों से चीजें पूछूंगा। हमें पूछा गया था वर्क डन बाय टेंशन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही तो पूछा है ना। हमें क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन इन 2 सेकेंड एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब मुझे आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, पहली चीज मुझे बताइए, ग्रेविटी का फोर्स तो यहां पर भी है और ग्रेविटी का फोर्स तो यहां पर भी है। अभी आप सभी लोगों ने बोला कि सर 2 सेकंड में ये दोनों ही चल जाएंगे, ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये इस लेवल से सर ये नीचे जाएगा 2 मीटर। मैंने कहा ओके, वो 10 मीटर आया था आपका, और सर ये ऊपर जाएगा 10 मीटर। अब सारे बच्चे मुझे बताना, ग्रेविटी क्या सिर्फ इस पे काम करेगी या दोनों पर काम करेगी? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क कैसे डिफाइन किया था? सबसे पहली स्टेटमेंट, अगर आपने किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाया और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहीं चल गया तो वर्क डन है, सीधी सी बात। अब सारे बच्चे बताना, वर्क डन ग्रेविटी इस पर भी होगा इस पर भी होगा, आप ये सोच पा रहे हैं? दोनों पर आएगा। तो पहली बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 3 kg, सारे बच्चे इसको निकालेंगे, कितना आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 1 kg, इसको निकालेंगे। चलिए भाई,
पहले ग्रेविटी की बात करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे सर? फोर्स इनटू, देखो ये वाला फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप क्या कहते हैं सर? 30 इंटू 10 इंटू कॉस 0 सर। तो ये प्लस 300 आ रहा है सर। मैंने कहा बहुत सही। इस पर ग्रेविटी का वर्क डन, वेरी गुड सर। फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 10 और कॉस ऑफ 180 आ रहा है सर, तो दैट इज सर -100 जूल्स। सर हमें तो सवाल में वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पर पूछा है, तो ठीक है। वर्क डन स्केलर है, इनको जोड़ने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 300 -100 प्लस 200 जूल्स, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन टोटल सिस्टम। पॉजिटिव आ रहा है मींस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, समझना। और आपको भी ये बात पता है कि जब आप इसको छोड़ोगे तो ये धीरे धीरे ऐसे तेज होता रहेगा, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या आपको सबसे पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ? फर्स्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी। यार इतना टाइट है नहीं ये, हाँ क्लियर, अच्छा। सेकंड, वर्क डन बाय टेंशन। क्या टेंशन दोनों पर काम करेगा, हाँ या ना? वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg। जिसने ये सवाल कर लिया, बिलीव मी आगे चल के आपको बहुत आसान हो जाएगी। वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg। सारे बच्चे मुझे बताना, क्या आप टेंशन दोनों पर वर्क करेगा, हाँ या ना? सर हमें कैसा पता लगेगा? अरे ये देख, टेंशन इधर था, टेंशन तेरा इधर था, हाँ सर। टेंशन की वैल्यू कितनी आई थी? 15। टेंशन की वैल्यू 15 न्यूटन। भाई ये जिस पॉइंट पर लग रहा है, क्या ये पॉइंट चला? हाँ, किधर? नीचे चला, डेफिनेटली वर्क डन होगा। सर यही वाला टेंशन यहां पर भी था, हमारे पास 15 न्यूटन। मैंने कहा कि क्या ये जहां पर भी लग रहा है, क्या ये वाला पॉइंट इसी लाइन के अलोंग कहीं चला? हाँ चला सर, ये ऊपर गया, तो मैंने कहा वर्क डन टेंशन का होगा। वेरी गुड, ठीक है। जरा वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg, ये 3 kg पे लग रहा है, तो इसने कितना वर्क डन किया? तो 15 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 कितना होता है बेटा? -1 -150। इस पर कितना आएगा बेटा? हमारे पास 15 इंटू 10 इंटू कॉस 0। सारे बच्चे जरा देखना, सर हमें से तो टोटल पूछा गया था ना, तो मैंने कहा लो भाई, वर्क डन टोटल बाय टेंशन ऑन सिस्टम कितना आ रहा है बेटा? याद है कंस्ट्रेंट रिलेशन में ही ये बात बता दी थी, इंटरनल फोर्स है। यही हम लोगों ने यूज किया था बेटा अपना कंसेप्ट। कंस्ट्रेंट रिलेशन, लॉज ऑफ मोशन याद आ रहा है कि हम लोग इनकी वेलोसिटीज को इसी लॉजिक से ही पकड़ रहे थे कि दोनों की वेलोसिटी सेम है नहीं है, एक की एक्सेलरेशन a है, एक की 2a है। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। एक्शन रिएक्शन जब सिस्टम के अंदर होते हैं, हम रिलेट कर पा रहे हो, उस समय कईयों को पता नहीं होगा, लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे समझ आएगा सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हमारे पास टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, ये वर्क डन नहीं करेगा। हम लोगों ने दोनों पर वर्क डन निकाला, 0 आ गया। इस पूरे सिस्टम पर अगर देखा जाए तो टेंशन और ग्रेविटी, टोटल वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव है। इस पूरे सिस्टम की बात करूं, ध्यान सुनना, वर्क डन टोटल ऑन सिस्टम, अगर मैं देखूं तो तुम बोलोगे वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन टेंशन। बाद में चल के एडवांस के सवाल के छोटे छोटे पार्ट बनते हैं। बच्चे कहते हैं सर आपने टेंशन क्यों नहीं लिया, इंटरनल है, हटा दो इसको। तो ये +200 प्लस 0, तो +200, मतलब जब ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो समय के साथ हमारे पास इंक्रीज कर रही होगी, और इसी को हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ या ना? क्लियर,
तो यही चीज हम लोग वहां पर यूज करते थे, ठीक है, यही चीज हम लोग वहां पर यूज करते थे। अगला लेवल अप, चलिए बेटा, अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, अ ब्लॉक of mass m is placed on a rough horizontal surface of coefficient of friction mu. If force is applied in such a way that the block is displaced with minimum applied force by length x along the surface, find work done by the force. सारे बच्चे इसको करें, सारे बच्चे इसको करें, तब तक कुछ डाउट्स देख लेते हैं, करिए। अभी बेटा और अच्छे से होगा, बस रिवाइज करते रहना, ठीक है। सर मेरे क्वेश्चन का डाउट कोई नहीं दे सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली, कौन सी बेटा? डिस्प्लेस बेटा देखो, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 सेकंड में कैसे चलेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड होंगी, है ना। तो मेरे को अगर ये 2 सेकंड में कितना जाएगा, तो एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के निकाल लिया बेटा हम लोगों ने। लव यू बेटा। थोड़ा समय दीजिए और बेहतर होगा। सर क्या टेंशन का टोटल हर बार 0 होगा? यस, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, हमेशा 0 आएगा। टोटल इंडिविजुअल बॉडीज पर, दोनों पर वर्क है, एक पे प्लस 150, एक पे माइनस 150। टोटल अगर आप कभी भी इन फ्यूचर सिस्टम की बात करोगे वो इंटरनल रहेगा 0, ठीक है। सर बी में 15 कहां से आया? बी में 15 कहां से आया भाई? टेंशन का फोर्स निकाला है ना हम लोगों ने। वर्क डन बाय टेंशन क्या करोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो 15 तो टेंशन का फोर्स था, ये तो कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, वही करा है बेटा हम लोगों ने, ठीक है हमारे पास। सर एंगल का क्या मामला है? कभी 180 कभी 0। मत सुन बेटा, आधी बात सुना कर। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये थीटा एंगल किसके बीच का होता है गधे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहां फोर्स ऊपर, यहां डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो 180 डिग्री। यहां फोर्स नीचे, यहां डिस्प्लेसमेंट नीचे, 0 डिग्री गधे कहेंगे। इनको डाउट अब ये आया है, ठीक है। हाँ, ये आपने W इंटरनल जो कहा वो समझनी है बेटा। लॉज ऑफ मोशन का बहुत बड़ा पार्ट आपका बैकलॉग है। कंस्ट्रेंट रिलेशंस, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर कंस्ट्रेंट रिलेशन में, वेरी गुड, बहुत सही, थैंक यू बेटा। कंस्ट्रेंट रिलेशन में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि इंटरनल फोर्सेस का हमारे पास वर्क डन 0 होता है, पावर हमारे पास 0 होता है। F.V करके करा था। अब चेक करना, टेंशन हर बार इंटरनल फोर्स बन रहा था, इसीलिए हम लोगों ने उसका पावर 0 करा था। तो मैंने यहां पर इस सवाल में वही चीज आपको इनडायरेक्टली दिखा दी कि टेंशन कभी भी वर्क नहीं कर सकता। ग्रेविटी वर्क कर रही थी इसलिए चल रहा है। तुम अगर मान लो ग्रेविटी हटा दोगे ना, ये डब्बे यहीं रह जाएंगे। सर टेंशन तो लग रहा होगा, ऊपर क्यों नहीं कर सकता? ये इंटरनल फोर्स है हमारे लिए। इस सिस्टम को अगर आप, इस पूरे को अगर अपना सिस्टम मानोगे, एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन है, रिएक्शन है, एक्शन है, रिएक्शन है, ये सिस्टम में रह गए तो इंटरनल फोर्स बन गया। इंटरनल फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं करेगा, ये आपके लिए एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि एक्शन यहां है, रिएक्शन धरती पर है। अर्थ को मैं ले ही नहीं रहा, एक्शन यहां है, रिएक्शन धरती पर है, ले ही नहीं रहा। तो न्यूटन ने यही बात बोली थी कि अगर किसी भी बॉडी को हमें चलाना है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से चल रहा है। आंसर क्या आया बेटा हमारा? सभी का गलत है। अभी तक जो मुझे दिखा है तभी मैंने वेरी गुड बोला था। याद करो, इसीलिए कहते हैं रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपके HCV का ही सवाल है, ठीक है। आई थिंक 7वां या 8वां कुछ ऐसा सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, एक डब्बे को पुल करके ले जाने में आसानी होती है या पुश करके ले जाने में आसानी होती है? और यहां से जो लोग पहले के पढ़े हुए हैं वो समझ पाएंगे। बहुत ही कम बच्चों ने यह सवाल पकड़ा। एक पुल करके ले जाने, हाँ अब कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे बेटा। इसको चलाने के लिए मिनिमम अप्लाइड फोर्स जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो। अगर मेरा ये वर्ड होता, ध्यान सुन लो मेरी बात, दोबारा आ गया ये सवाल। मैक्सिमा मिनिमा करके हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था। जिसको याद आ रहा हो, tan थीटा इक्वल टू म्यू, एक बार दिल बनाना,
और स्टार मार्क करना ये सवाल। अभी जेईई मेंस ने पकड़ा नहीं है इस सवाल को, किसी दिन पकड़ लेगा, मौत आ जाएगी। कईयों को लगता है कि अगर सर ये रफ सरफेस है, इसको मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स जो चाहिए होगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एम जी। सर मिनिमम फोर्स चाहिए, गलत हो तुम। हम लोग अगर इसी ब्लॉक को पुल करना स्टार्ट करें किसी एंगल थीटा पर, तो और कम फोर्स से इसको चलाया जा सकता है। याद करिए, याद आ रहा है? कहीं पर ये लिखा हुआ है। सर आपको कैसे पता ये एंगल वाला सवाल है? मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा है? तू भी बता दे भाई। मैं तो फिर भी बता दूंगा कि मेरे को क्यों पता लगा। इफ फोर्स इज अप्लाइड इन सच अ वे दैट ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड विद मिनिमम अप्लाइड फोर्स। सर मिनिमम के लिए तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg। मैंने कहा अगर तू एंगल करेगा, एंगल पर ले जाने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम होगी, तो मैं और भी कम फोर्स से ले जा सकता हूं। इसका पूरा मेथड याद अगर आपको आ रहा हो, या सॉल्व ही कर दूं, पहले बता दो। वेरी गुड। अगर आपको इस पूरे का मेथड अगर याद आ रहा हो, तो थीटा एट विच फोर्स विल बी मिनिमम, दैट इज tan थीटा इक्वल टू म्यू। इस एंगल पर जब आप फोर्स को लगाते थे तब आपका फोर्स मिनिमम होता था। अब ये कहां कराया गया है? ये फ्रिक्शन चैप्टर में कराया गया है, ऑलरेडी डन इन फ्रिक्शन चैप्टर, फ्रिक्शन चैप्टर। देखो भाई, ऐसा सवाल जब आता है ना, जनरली बच्चे के हाथ में वही आता है, क्योंकि स्कूल में वो बार बार सुन रहा है किसी भी ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम जो फोर्स चाहिए होता है दैट इज म्यू एस एन जी। भाई वो तब चाहिए होता है जब एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल हो। लेकिन अगर उसी वही चीज में थोड़ी देर बाद पढ़ाते हैं किसी भी ब्लॉक को ले जाने के लिए पुल करके ले जाना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश। अरे भाई अभी तुमने मिनिमम फोर्स बोला, हॉरिजॉन्टल के लिए म्यू एस एम जी है, वो हॉरिजॉन्टल वर्ड पे आपने फोकस ही नहीं करा। एक ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स जो चाहिए होता है दैट इज म्यू एस एम जी बोल दिया, और अब कह रहे हो कि पुल करके और भी आसानी से चला सकते हो। ओवरऑल कहने की बात यह है, अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल टू दी सरफेस है तब आपकी बात सही है, म्यू एस एम जी हमारे पास मिनिमम फोर्स होगा। लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी बोला है कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है? नहीं लगाया ना। तो हमारे लिए जब आप पुल करते हैं किसी भी एंगल पर, एक ऐसे एंगल पर जहां पर tan थीटा इक्वल टू म्यू है, तब आपका फोर्स मिनिमम होता है। और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हमारे पास कितनी आती है, एक बार सारे बच्चे बताना। शायद ये आती है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्या यही था? मुझे जो याद आ रहा है कुछ ऐसा आता है, यही है एक बार, हाँ या ना? क्या आपका जो मिनिमम फोर्स आ रहा है वो यही होता है? सर समझ नहीं आता तो क्या करें बेटा, स्टार्टिंग से हम पूरी जान लगा लगा पढ़ा रहे हैं। अब मैं देखो तुम्हें लुल्लू पुंजू सवाल करा करके खुश नहीं करना चाहता, जो रेलिवेंस है मैं तुम्हें और रेफरेंस भी देता हूं, ये सवाल मैं कहां से लेके आ रहा हूं, कब एडवांस का ला रहा हूं, कब कौन सी किताब का ला रहा हूं, मैं सारे रेफरेंस भी देता चलता हूं तुम्हें, है ना। यही था, राइट। अब इन्होंने कहा है कि इस फोर्स की वजह से ये कुछ एक्स डिस्टेंस हमारे पास मूव करा है, तो वर्क डन क्या होगा। अगर आपने ये वाला पार्ट पहले नहीं किया है तो इससे पहले बहुत बड़ा, मतलब ये समझिए एक पन्ने का सवाल है ये ऑलरेडी, कि आप सबसे पहले मिनिमम फोर्स निकालेंगे, किसी एंगल थीटा पर करके फोर्स निकालेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, तब आपको यहां तक पहुंचोगे। तो पहले यहां तक पहुंचना है। अब हमारे लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डन, मैं यहां पे लिख देता हूं, कुछ बच्चे पीडीएफ खोलते हैं फिर कहते हैं डाउट स्लाइड में जाके लिख देंगे ये समझ नहीं आया टीचर ने क्या पढ़ाया। ऑलरेडी डन इन फ्रिक्शन चैप्टर। बेटा रिवीजन अपनी बढ़ाओ, ठीक है। हमारे पास अगर अब मेरे से कोई वर्क डन पूछेगा तो मॉड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा,
म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। सर कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भाई? देख टेन थीटा तेरे को पता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो कॉस थीटा जब तू यहां पर निकालेगा तो वो वैल्यू क्या आएगी? बेस कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आएगा बेटा। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आंसर इज म्यू एम जी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। सर ये क्वेश्चन किस लेक्चर में बताया बेटा? रट के थोड़ा ना बैठा हूं, ये तो तेरा काम है। कुछ बच्चों ने ना कॉस थीटा फिर भी नहीं लिया, तो सॉरी बोलो। कहां कहां गलती करी है बच्चों ने? सबसे पहले तो फोर्स मिनिमम म्यू एम जी ले लिया, म्यू एम जी एक्स, तो इतना मेहनत करने का गया चौपट हुआ। स्टार मार्क करो भाई, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। जब मैंने मिनिमम फोर्स बता दिया तो कुछ बच्चों ने कहा अच्छा हाँ सर अब तो हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स कर दिया। फिर भी भाई फोर्स की वैल्यू पता लगी, एक्स पता लगा, उनके बीच का एंगल कॉस थीटा भी तो लेगा। सर वो कैसे निकालूंगा? अरे टेन थीटा तेरे को पता है म्यू है, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो म्यू बाय 1, तो हाइपोटेन्यूज आएगी अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब हम लोग बेसिक मैथ्स कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज यही बताई थी तेरे को कि अगर तेरे को एक भी रेशियो पता है, साइन थीटा की वैल्यू मान लो हाफ पता है, तो कॉस थीटा कैसे निकालना है, टेन थीटा कैसे निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 अगर किसी ने दे दी तो टेन थीटा कैसे निकालना है, कॉस थीटा कैसे निकालना है। टेन थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है तो कॉट थीटा कैसे, साइन थीटा कैसे, कॉस थीटा कैसे, सब निकालना सिखाया था। ये आज के दिन के लिए ही तो बताया था। अब सारे बच्चे मुझे बताना जिन बच्चों को ये वाली चीज दोबारा चाहिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन एक वो बता दूंगा कि किस अप्रोच से करनी है। सर इस वाले पार्ट को रिपीट कर दीजिए एक बार जिनके अंदर ये है, क्योंकि अच्छा सवाल है तो मैं कर सकता हूं आपके लिए। ऑल्दो ये गलत बात होगी मेरे पार्ट पर कि मैं बार बार आपको स्पून फीडिंग करा रहा हूं, लेकिन एक अच्छा सवाल को थोड़ा सा अगर आपको समझने में और हेल्प हो जाए तो मुझे करनी चाहिए। तो सारे बच्चे बताना किस किस को ये है कि सर थोड़ा सा हेल्प कर दो कि ये आया कैसे था, मैं रिकॉल कर पाऊं, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जिन जिनको ये डाउट है प्लीज आप एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं एक बार उसका अप्रोच रिवाइज करा दूंगा कि ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, थम्स अप या थम्स डाउन में बताइए, ऐसे यस या नो में नहीं पता लगेगा क्योंकि इसमें दोनों मिक्सचर आएगा, दोनों हमारे पास मिक्सचर आएगा। यस या नो में बता दीजिए। इसके बाद वाला आई थिंक और भी भारी है, ओह एडवांस का ही है। हाँ जरा देख लेते हैं, अगर बोलेंगे तो मैं बता देता हूं। बोल ही रहे होंगे है ना, तो पहले से ही करना स्टार्ट कर देते, समय क्यों बर्बाद करें। हाँ देखो, आ जाओ बेटा, तुम्हें हम जानते हैं सर पैसा दिए हैं, पढ़ाइए हमारे को। हाँ आ जाओ बेटा। एक बॉडी को पुल करके ले जाने में ज्यादा आसानी रहती है, क्यों? क्योंकि जब तू पुल करेगा तो एक फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा जो ले जाने की कोशिश कर रहा है, एक इधर आएगा। इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अरे मुझे पता है भैया, तुम्हें लग रहा है भाई हाँ हमने पैसे दिए, हमें 10, जब एडमिशन होता है तो बताया जाता है कि टीचर बिल्कुल जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएगा। है कौन बोल रहा है? हमारा बच्चा पागल है? वो तो भाई साहब यही बोले डायमेंशन की स्पेलिंग क्या होती है। सर डायमेंशन की फिर से बताना। सर डायमेंशन की स्पेलिंग, सर याद नहीं आ रही, डायमेंशन बता दो। सर डायमेंशन की ही स्पेलिंग जाननी है। वो पूछता रहेगा, भैया सिलेबस कैसे कराएंगे? बच्चे को एक बार पढ़ाया जाएगा डेप्थ से, आराम से, एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा, और उसके बाद भाई साहब, क्योंकि आगे सिलेबस भी तो कराना है। बाद में वही बच्चा बोलेगा आखिरी दिन सर डायमेंशन का डाउट आ रहा, मारे तुम्हें अभी फेल हो जाओगे यार, पूरा पढ़ो पहले। हाँ सर अब
डायमेंशन के बाद एरर की स्पेलिंग बताइए। आपने बोला था आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार एक ही चीज बताएंगे, तो इसका मतलब ये तोड़ना है कि तू अपनी जिंदगी खराब करेगा और मैं कहूंगा हाँ बेटा चल 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 तेरी जिंदगी और खराब करवा देता हूं। ये तेरा काम था, ठीक है, पूरा पढ़ाने के बाद। लेकिन चले भाई कोई दिक्कत नहीं, पैसे दिए हैं, हाँ, तो बच्चे के अंदर पैसे की ऐठन तो रहेगी ही। हाँ, हमारे पापा का पैसा लेके टीचर भाग गया, पढ़ाया नहीं दोबारा पापा, नहीं तो हम तो बहुत तेज थे पापा, हमको पापा जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब तो हमको समझ आया, लेक्चर 14 में न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पढ़ाए थे, लेकिन सर हम भूल गए ना। आप, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम आपको पैसा दिए, आपका घर हमारे पैसे से चलता है, जो खाए खाए मोटा रहे हैं ना आप, हमारे पैसे से खा रहे हैं, तो बेटा तुम्हारे पैसे का पढ़ा भी रहे हैं, तुम अपने पैसे का पढ़ो भी है। एंगल पर लगाने से फायदा यह होता है कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, तो कम फोर्स ही तुम्हें अपोज कर रहा होगा, तुम चला लोगे। तो ये ब्लॉक चलेगा कब? ये ब्लॉक तब चलेगा जब एफ कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है। तो एफ कॉस थीटा हमारे पास म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी आया बेटा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बेटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा आएगा। हाँ सर, तो mg माइनस एफ साइन थीटा आया। हमें तो फोर्स बताना था, ब्रैकेट ओपन करके यहां से हम लोगों ने निकाला था प्लस म्यू एफ कॉस थीटा साइन थीटा हमारे पास इक्वल टू म्यू mg, तो फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू mg डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सर आंसर आ गया, लपड़ मारूंगा भी, आंसर कैसे आ गया? थीटा की वैल्यू अलग अलग डालेगा, फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा एंगल चाहिए था, किस डायरेक्शन में मैं इसको पुल करूं फोर्स मिनिमम हो। तो याद कर यहां पर ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो फोर्स तेरा मिनिमम हो जाएगा। तो मैंने इसका एक अलग फंक्शन ले लिया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दे, मैक्सिमा मिनिमा बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था। सर हम तो भूल गए, तो बेटा भैया फिर क्या ही बताए, क्यों हमसे बार बार करवाया जा रहा है। तो डिफरेंशिएट करते थे, इक्वल टू 0 डालते थे, टेन थीटा की वैल्यू म्यू आ जाती थी। तो एक ऐसा एंगल जहां पर हमारे पास ये फोर्स मिनिमम होगा, दैट इज दिस, वही चीज मैंने बताई, और उसी को तू वहां रख दे। जब टेन थीटा की वैल्यू म्यू होती तो म्यू 1 अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी बेटा म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी बेटा म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हमें मिनिमम फोर्स जब चाहिए था तो वो एंगल रखूंगा जहां पर ये फोर्स मिनिमम होगा, तो यहां पर जैसी तू यहां पर ये वैल्यू रखता था म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाता था। ये वही चीज है जो हम लोगों ने यहां पर तेरे को बता दी। क्लियर हो तो गया? सीधी सी बात, ज्यादा नहीं पैसा दिए हो तो ज्यादा भी क्वालिटी नहीं देंगे। हाँ यस, वर्क डन बाय, अब हाँ अब ये वाला सवाल करिए। अब आएगा ना मजा, आओ आओ। क्लियर? ठीक है, गलत पढ़ा दिया हम, ज्यादा पैसा हमको मिला भी नहीं है, ठीक है, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। हाँ आ जाओ, द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। हाँ सर गलत हो गया, अब हमको 1 लाख रुपए मिला भी नहीं है कि हम सही पढ़ा, चुपचाप बैठे रहे बेटा, वरना अगर मैं कॉन्फिडेंस में आ गया ना सारा का सारा गलत पढ़ाऊंगा, बिल्कुल तेरे को पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ। द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m by a force is this, k being constant of appropriate dimension, when the particle is taken from point a, 0 to 0, a along a circular path of radius a from the origin, work done आपको बताना है। ठीक है, हाँ क्या cos थीटा की वैल्यू गलत होगी? हाँ यहां पे 1 कर ले और क्या है, ठीक है बस। हाँ तो ये आप होमवर्क करके आना चाहते हैं, चलिए भाई, छापना मत छपोड़े कहीं के, कहीं से छाप के आ गए, छापना छपोड़े मत बनना। हाँ
पता नहीं हमारे बच्चों में ना एक झूठी ईगो भी है। आप ही की बात कर रहे हो, इधर उधर कहां देख रहे हो? इनको लगता है कहीं से भी चीटिंग करके बस आंसर निकाल लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा ऊपर वाला देख रहा है, जब तू कहीं पर ताक रहा होता है ना, वो ऊपर से कैमरा लगा के देख रहा होता है तेरे को। हमको अंडर एस्टिमेट किया है, अभी पीटे या बाद में पीटे। तो कभी कभी आपको लगता है ना कि आपने कुछ गलत किया, उसी समय ही आप पकड़े गए और आपको पीट दिया गया, तो एक्चुअली में भगवान आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं उस समय, क्योंकि वो तो देख रहे हैं तुम्हें, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, वो तुम्हें देख रहे हैं, अरे रे रे चोरी कर रहा है पापा की जेब से। अब वो तो भगवान के ऊपर होता है, अभी पिटवाए क्या या फिर बाद में पिटवाते हैं इसको, कुछ दिन और थोड़ा बड़ा चोरी कर लेगा तब पिटवाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ईगोइस्टिक मत रहिएगा, ये नहीं कि छाप के आ गए आंसर बताने के चक्कर में। हाँ, सोच के आइएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपको आगे और मिलेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ऊपर आपका, समझिएगा। जिस दिन आप कोई गलत काम कर रहे हो तो ना, एक बार रुक के सोचना, ऊपर से देख के कैसा लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होता तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम जो गलत काम करते हो ना दिन में 10, ठीक है, तुम्हें लगता है कोई देख नहीं रहा है, ऐसा समझो कि भाई ऊपर से सब दिख रहा है, तुम्हारी इंटेंशन भी दिख रही है, तुम क्या सोच के कर रहे हो। ठीक है, हाँ, पोल दे दिया क्या? ओहो, तो चलिए, हर बार बच्चा ए ऑप्शन ही दबाता है, आलस, सबसे पहला बटन वही दिखता है, तो ए वालों को ही कर देते हैं। हाँ देखो मैं मतलब हवा में भी तीर मारता हूं तो हमारे बच्चे की नाभि में ही लगता है रावण कहीं के। ठीक है, आ जाओ भाई। क्लियर? अब हमारे पास सारे बच्चे देखो, वैसे तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पहले कर लिया है, लेकिन हाँ, हमारे पास वर्क डन बाय, हम लोग कुछ मेजर फोर्सेस, वर्क डन बाय कुछ फोर्सेस, मेजर फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे। मेजर फोर्सेस मतलब ये नहीं कि ये भाई साहब ये कर्नल बनेगा अगली बार या लेफ्टिनेंट बन जाएगा मेजर मतलब कुछ खास जो हमारे पास फोर्सेस हैं, जो बार बार आपको कहीं ना कहीं सवालों में दिखते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस के बारे में मेजरली हमें बात करनी है। एक ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करनी है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो, बिना इसके बारे में बताया, आपने सवाल लगाया, आपने किया है, तो कोई बहुत खतरनाक बात नहीं पता लगने वाली। फ्रिक्शन आपको कई सवालों में मिलेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करेंगे हम लोग। स्प्रिंग दोबारा आपकी जिंदगी में वापस उजागर होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करेंगे। फिर हमारे पास वर्क डन बाय सूडो फोर्स की बात करेंगे। सर टेंशन कहां गया, नॉर्मल कहां गया, वो अभी आप लोगों ने निकाल ही लिया, कोई खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, टेंशन भी था सर, हमारे पास नॉर्मल भी था सर, हमारे पास एक्सटर्नल भी था सर। ये चीजें आपने अभी कैलकुलेट आउट करनी सीख ही ली है। सर हमने कहां सीखा? अरे वर्क डन बाय नॉर्मल अभी बताया तो 0 आ रहा था। क्या सर हमेशा 0 होता है? मैंने कहा ये तो नहीं पढ़ा है मैंने। यहां पर वर्क डन बाय नॉर्मल निकाला तूने, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला तूने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाला तूने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला। इसमें तो सर एक्स्ट्रा क्या पढ़ाने वाले हो? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें और देखनी है। किन किन का हम लोग देखेंगे? ग्रेविटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, फ्रिक्शन में कुछ ध्यान रखने हैं, स्प्रिंग में कुछ ध्यान रखने हैं, और फसूडो फोर्स में भी कुछ ध्यान रखने हैं। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सर एयर फ्रिक्शन में लपड़ मारेंगे, प्रणय बेटा, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। किस किसने वो होमवर्क वाला देखा था, याद करिए। किस किसने, यार ये इतना टाइट है ना, किस किसने वो होमवर्क में एयर रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन देख लिया था? सर सूडो तो इमेजिनरी था, अभी आ रहे हैं भाई। हाँ, किस किसने वो जो आपको एक दिया था, देखा था? चाहिए उसके बाद और एयर रेजिस्टेंस जिंदगी में? बता दो, टीचर भी भगवान का रूप होता है। चाहिए दोबारा एयर रेजिस्टेंस अपनी जिंदगी में, सवालों में चाहिए, कुछ के लिए चाहिए। हो गया, खुश रहिए, आपकी शिफ्ट में आएगा।
4 सवाल मांगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस 3-4 जगह आता है, अगर आना चाहे तो। हो गया हो गया, खुश रहिए खुश रहिए। जो जितना भी बच्चा यहाँ पे यस बोला है सबको भगवान सुनिएगा। ना 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 लिखो, अब हाथ क्यों कांप रहे हैं? वाई से एन की तरफ उंगलियां क्यों जा रही हैं? अरे कहाँ डर गए? अरे हाँ चाहिए था ना, तुम्हारी शिफ्ट में आएगा अब। ना ना ले लियो। अरे बच्चा डर रहा है यार, डर रहा है। ना 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 तुमने मांगा, देखो भाई हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, टीचर भी भगवान का रूप होता है। आप ही लोग तो कहते हैं यू आर गॉड ऑफ फिजिक्स, तो हम मांग लिए, तुम हमसे मांग रहे थे, ठीक है। और हमने भी लेवल भी डिफिकल्ट वाला ही मांगा है कि तुम्हारे उसमें 4 सवाल एयर रेजिस्टेंस के आए, और फिर तुम उस दिन ऊपर देखो तो कहो कि सर गलती हो गई हमारी, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्लियर? ना ना अब डर क्या रहे हो? अब देखो जो तुमने मांगा है अब वो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ठीक है, मजाक कर रहा हूं भाई, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ, चलो अब जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास, अरे हाँ इसको तो चला के रखो, याद सुनना आप। ऐसा नहीं है कि हम लोग टेंशन के बारे में बाद में बात नहीं करेंगे। देखो सभी का वर्क डन आपने निकालना सीख लिया है, लेकिन मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूं। भाई देखो हमारे लिए जो ग्रेविटी का वर्क डन आपको कभी भी निकालना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आपका कभी भी है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट, ध्यान सुनना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। it only depends on initial and final position। सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, फाइनल पोजीशन। आपके जितने भी ग्रेविटी के सवाल हैं आगे जाके थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड ही क्यों ना हो जाए, ये जितने भी मैंने बंद कर रखी है, ठीक है, जितने भी मैं आपको पॉइंट दूंगा ये आगे जाके आपको मदद आएंगे। ऑल्दो आप सभी लोगों ने बिना इन सारे पॉइंट्स के भी सवाल सॉल्व करे, राइट। सारे बच्चे देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। आप किसी भी रास्ते से लेके चले जाए एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? जरा इसमें और पॉइंट्स लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बेटा हमारे पास। जैसे 3 रास्ते ले लेता हूं, ठीक है सारे बच्चे, हमारे पास 3 रास्ते, इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं, ठीक है, जिससे कुछ बच्चों को आसानी रहे। यार रुको, हाथ से ही बनाते, चलो आप मेरे साथ ही बनाते चलना, ठीक है। सारे बच्चे जरा इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब इसको लिखो। 2 लेवल्स ले लिए मैंने, और ये स्कूल में कई लोगों का शायद स्कूल में पूछा जाता है, प्रूव दैट, ये प्रूव करिए कि ग्रेविटी का वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पूछ लिया जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डेरिवेशन समझ लीजिए कुछ बच्चे। मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है m मास का, तो इसमें ग्रेविटी का फोर्स किधर लगेगा? mg इधर लगेगा। सारे बच्चे मुझे बताना, इन दोनों का हाइट का यहां पर जो डिफरेंस है दोनों लेवल का, दैट इज h। तो यहां से पार्टिकल जब यहां से चलते चलते यहां पर आएगा, सारे बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करिए, कितना आएगा? सारे बच्चे वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, प्लीज सारे बच्चे सीरियस रहिएगा। ग्रेविटी ने वर्क डन हमारे पास कितना किया, सारे बच्चे मुझे बताएं। चलिए आराम आराम से। पहला हमारे पास क्या है कि ये डायरेक्टली नीचे आया ये रास्ते पर, तो ये है आपका ए हम लोग कह देते हैं फर्स्ट, ये है। सेकंड हमारे पास पार्टिकल किस प्रकार से आया है? इस रास्ते पर आया है, इंक्लाइन पर। एक इंक्लाइन है हमारे लिए, यहां पर थीटा एंगल का ऐसे इंक्लाइन है। यही एम मास का बॉडी है हमारे पास जो इस पर ऐसे चल के आया है यहां तक। तो इसमें भी आपको वर्क डन बाय ग्रेविटी आराम से कैलकुलेट आउट करना है। चलिए पहले 2 का करते हैं, फिर आगे लेके चलते हैं। वेरी गुड। पॉजिटिव या नेगेटिव का ध्यान रखिएगा बेटा।
सर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है एच का ही, और थीटा की वैल्यू सर 0 है, तो सर एम जी एच कॉस ऑफ 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा सर प्लस एम जी एच। ध्यान से सुनिए, प्लस एम जी एच आया। सर इस बार हमारे पास ऐसे आया है, तो मैंने कहा ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। इसको इस डायरेक्शन में कौन लेके आएगा, एम जी साइन थीटा लेके आएगा, ठीक है। इधर क्या रहेगा, एम जी कॉस थीटा रहेगा। सारे बच्चे जरा ध्यान से समझिएगा, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे, ये वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा वाला हमारे पास रहेगा, प्लस वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। हम लोगों ने फोर्सेस को तोड़ लिया ना बेटा दो हिस्सों में, है ना। जरा देखना, ये हमेशा 0 रहेगा, क्यों, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री थी। और अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो फोर्स है एम जी साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास ये वाला हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये एच है ना। तो अगर मैं यहीं पर बेटा साइन थीटा लगा देता हूं, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, एच डिवाइडेड बाय ये वाला लेंथ एल ले लेता हूं, तो एल आएगा, तो एल की वैल्यू एच बाय साइन थीटा ही है ना। तो यहां पर एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा आएगा, इनटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कॉस ऑफ 0। ये आया, हाँ यस सर, बट एच तो नेगेटिव होगा ना। अबे यार, यार तुम्हें कितनी बार बताऊं, ए डॉट बी में गधे इंसान। सारे बच्चे प्लीज एक बार इसको दोबारा सुन लो, ये मैग्नीट्यूड है यार, ये मैग्नीट्यूड है, और ये उनके बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसी बात कर रहा है बेटा, ए डॉट बी में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। ऐसे तो ग्रेविटी भी नेगेटिव होती थी तेरे लिए, वैसे तो ना, ये मैग्नीट्यूड लिखा है बेटा, मॉड ऑफ एम जी, तू माइनस कर ले तो ये प्लस हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच वो भी प्लस हो जाएगा, इनके बीच का एंगल कॉस 0 प्लस एम जी एच आएगा। कैसी बात कर रहा है बेटा यार। और तू ये बोलने से पहले एक बार ये भी तो सोचना, तू ये भी तो सोच कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है और तू वर्क डन नेगेटिव कह रहा है, क्या कर रहा है तू। अब जरा तुम देखो, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये और ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यही था, ये एल, दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, एंगल इज 0। सर ये थीटा क्या, अबे ये तो थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइन है यार, तेरे को अल्फा लेना है तो अल्फा ले भाई। कई बच्चे इसमें कहेंगे कि सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, आप 2 बार ऐसे लिख रहे हो, रुक जा, बच्चे ना सुनते नहीं है फिर। जरा ये देख, एंगल ऑफ इंक्लाइन अल्फा ले ले, तो यहां क्या रहेगा, साइन अल्फा, यहां रहेगा कॉस ऑफ अल्फा, तो यहां पर तुम्हारे पास रहेगा, ध्यान से देख, एंगल है, ठीक है, तो वर्क डन बाय एक एम जी साइन अल्फा वाले का वर्क डन निकालना होगा, और वर्क डन बाय एम जी कॉस अल्फा वाले का वर्क डन निकालना होगा। ध्यान सुनना, ये वाला मैं 0 कह रहा हूं बिकॉज एंगल, ये 0 कह रहा हूं बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्क डन जब आप तू निकालेगा तो ये आएगा बेटा एम जी साइन अल्फा, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब तू कहे ये नेगेटिव है तो वैल्यू चाहिए बेटा हमारे को, तो यहां पर साइन अल्फा की अगर तू वैल्यू निकालता तो परपेंडिकुलर h बाय एल है, मुझे तो ये चाहिए, तो l की वैल्यू h बाय साइन अल्फा आया, रख ले बेटा, और इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस ऑफ 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल इज 0, तो ये साइन अल्फा गया, एम जी एच ही आया प्लस में जो यहां था। तू ध्यान से सुन, पार्टिकल जब यहां से यहां गया ना, इसको समराइज मैं ये कहूंगा, पार्टिकल जब यहां से यहां गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने के लिए या तो तू ऐसे कर कि तूने ग्रेविटी को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, इधर और इधर, और फिर वर्क डन निकाला, या तो तू ये समझ
ये वाला केस और ये वाला केस सेम ही है। ग्रेविटी को रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहा है? तू इसको ऐसे ले जाता, यहां से एंगल पर ले जा या किसी स्टेप्स पर ले जा, डजंट मैटर। तू एच लेंथ नीचे गया, वर्क डन तेरा प्लस mgh होगा। तू एच लेंथ ऊपर जाएगा, वर्क डन तेरा माइनस mgh होगा। सीधी सी बात। सर मैं रास्ते को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दूं, कर लो भाई। इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने का एक तरीका है कि आप स्टेप्स में चले जाइए। सर मैं बिल्कुल ही रैंडम चल जाऊं, थोड़ी इंटीग्रेशन से होगा और कुछ नहीं होगा, तेरे को एट द एंड रिजल्ट यही आएगा। बस तू फालतू की जबरदस्ती कैलकुलेशन कर रहा होगा। मान लो मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं, पार्टिकल कैसे गया, ये तुम्हारा mg है, पार्टिकल हमारे पास ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। हमारे पास अगर देखें ब्रेथ यहां पे b है, हाइट h1 है, ब्रेथ b है, हाइट h2 है, ब्रेथ b है, हाइट h3 है, ब्रेथ b है, हाइट h4 है, ब्रेथ b है, हाइट h5 है। सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, जब ये पार्टिकल हमारे पास इस प्रकार से स्टेप्स पर गया है, वर्क डन जब मेरे को निकालना होगा तो ऑन हॉरिजॉन्टल पार्ट, जब भी ये हॉरिजॉन्टल पार्ट पर चलेगा, वर्क डन कितना होगा? सोच के बताइएगा। मैं अब इस बार पार्टिकल को कैसे ले गया, ऐसे 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 ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल भी गया है, वर्टिकल भी गया है। सारे बच्चे मुझे सोच के बताइए, जब मैं इसको, ये पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल चल रहा होगा तो वर्क डन ऑन हॉरिजॉन्टल पार्ट बाय ग्रेविटी कितना होगा? वेरी गुड, 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां है और mg बेटा आपका यहां है, 90 डिग्री पर था, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट मींस वर्क विल बी 0। हॉरिजॉन्टल पार्ट पे तो वर्क ही नहीं हुआ। वेरी गुड। अब जरा समझना, वर्क डन ऑन वर्टिकल पार्ट, जब ये आपका वर्टिकल पार्ट पर है, सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना। आप कहेंगे इधर तो सर कोई वर्क नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है सर, नीचे जाऊंगा तो वर्क डन होगा, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, प्लस mgh1 है ना। सर इधर कोई वर्क डन नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है, और नीचे जाएगा तो वर्क डन होगा, यस सर, प्लस mgh2। मैंने कहा फिर सर इधर कोई वर्क डन नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है, और नीचे जाएगा प्लस mgh3। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर तुम इसको और छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ लेते तब भी तुम्हें कुछ ऐसा ही मिलता, हां या ना? और ये सारा का सारा हाइट ही बनता, यस और नो? सारे बच्चे क्या आपको इस बात समझ आई? मैंने अब जो आपको ये स्टेटमेंट दी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, किसी भी रास्ते पर ले जा रहे हो, डजंट मैटर। एग्जाम में आपको जरा ये चीज समझना, अगर एक पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा हो, h हाइट नीचे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, हमारे पास एक पार्टिकल अगर h हाइट नीचे ऐसे गया हो और एक h हाइट नीचे ऐसे गया हो वर्टिकली हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास इंक्लाइन पर गया हो, h हाइट नीचे, और हमारे पास आपका बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया लेकिन ओवरऑल ये नीचे गया, तो हमें रास्ते से कोई लेना देना, सॉरी ये तो ऊपर भी गया तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क करेगी, पॉजिटिव, यहां तक टोटल वर्क 0 हो जाएगा। h हाइट ये, h हाइट ये, h हाइट ये, h हाइट ये हमारे पास, और आपने बॉल को h हाइट से किसी भी एंगल पर फेंक दिया अल्फा पर और ये जाके जमीन पर गिरा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस रास्ते पर गया। फाइनली अगर ये नीचे गया, ध्यान सुनना, फाइनली अगर ये फाइनली क्रक्स है, अगर नीचे गया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ध्यान सुनना, पॉजिटिव होगी
क्यों सर? क्योंकि फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। mgh वर्टिकल, जितना भी वर्टिकल हाइट है सीधे उठा लेना। और फाइनली अगर बॉडी ऊपर गई है, अगर बॉडी ऊपर गई है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका नेगेटिव होगा। सारे बच्चे जरा ध्यान से मानना, माइनस mgh वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं। क्या आपको समझ आया? हाँ या ना? यस और नो? क्या आपको बात समझ आई? सर अगर एक बॉडी यहां से यहां गई तो मैंने कहा इनिशियल लेवल ये है, इस इनिशियल लेवल से अगर बॉडी तेरी h हाइट नीचे चली गई, वर्क डन प्लस mgh। सारे बच्चे इसको समझ के जाइएगा, ठीक है, प्लस mgh। मैंने बॉल को सर फेंक दिया है नीचे, मैंने कहा वेलोसिटी से क्या लेना देना, ग्रेविटी हमारे पास नीचे लग रही है, ओवरऑल बॉडी नीचे गई तो वर्क डन प्लस होएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में प्लस, और हाइट वर्टिकल। सर एंगल पर जा रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये किधर जा रहा है, आपका mg इधर है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में h है, वर्क डन पॉजिटिव। सर मैंने बॉल को ऊपर फेंका है, सर ये तो ऊपर भी गया, मैंने कहा नीचे भी आया, तो इस लेवल तक वर्क डन 0, क्योंकि इधर से इधर जब जाओगे तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लग रही है, समझना, ग्रेविटी यहां लग रही है, यहां से लेके यहां तक वर्क डन नेगेटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, फिर यहां से लेके यहां तक वर्क डन पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन, तो यहां तक वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करेगी, सीधी सी बात, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप देखिए ओवरऑल बॉडी फाइनली नीचे आई है अपने इनिशियल लेवल से, वर्क डन पॉजिटिव है। सर मैं अगर एंगल पर फेंक दूं, डजंट मैटर, वर्क डन यहां से, ग्रेविटी ने यहां से लेके यहां तक का वर्क डन, सर ये तो हॉरिजॉन्टल में भी गया है, अरे गधे तेरे को ये बताया तो, हॉरिजॉन्टल पार्ट पर तो वर्क डन है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट की वैसे तो वर्क डन है ही नहीं, ये तो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस चीज को समझ कि अगर ये प्रोजेक्टाइल का भी केस आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकली कितना चला तेरे को वो देखना है। अगर बॉल नीचे गई है तो वर्क डन पॉजिटिव है, बॉल ऊपर है तो वर्क डन नेगेटिव है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? प्लस माइनस आपके लिए क्या मैटर करेगा, हमारे पास बॉल या बॉडी नीचे है, फाइनली नीचे है इनिशियल लेवल से, इनिशियल लेवल से, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर वर्क आपका नेगेटिव आ रहा है दैट मींस बॉडी ऊपर है, ऊपर है इनिशियल लेवल से। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हां या ना? अब ये बाद में बच्चे ना बोलेंगे कि सर ये वर्क डन ग्रेविटी का, अभी ऐसे सवाल आएंगे कि यहां से बॉल गई 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 और स्प्रिंग से टकरा गई, जब मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा तो ये छोटे छोटे पार्ट बन रहे हैं, कईयों को शायद मजाक लग रहा होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा तो मैं कहूंगा प्लस mgh। बच्चा कहेगा सर प्लस mgh क्यों? अरे गधे, ये रास्ते पर वर्टिकल हाइट पर ही वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पर ही वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है। तो और प्लस हमारे पास क्या रहेगा, सी ओनली वर्टिकल हाइट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, सीधी सी बात, हॉरिजॉन्टल का कोई लेना देना नहीं है। ये इसकी समरी होगी बेटा, सारे बच्चे ये इसका समरी है। क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे? ये चीज मुझे आपको एडिशनल और बतानी थी। सारे बच्चे यहां पर एक बार क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि बिना बताए भी आपने ये कर लिया था, बट यस आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? अब ये बिना बताए भी आप लोगों ने करा था, देख लीजिए एक बार। ग्रेविटी जब ये पार्टिकल नीचे गया, सारे बच्चे जब ये पार्टिकल ओवरऑल नीचे गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हाइट मैटर करेगी mg इंटू h। ये पार्टिकल सर ऊपर गया तो वर्क डन नेगेटिव आएगा, ये सिर्फ हमें हाइट चाहिए mg इंटू h।
यही करा था आप लोगों ने। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक लेंदी मेथड से लेके गए। अगर आप इसी सवाल को सारे बच्चे जरा देखें, ये 10 मीटर था ना, ये वाला हमारे पास हाइट कितना आएगा, सारे बच्चे जरा देखना। इसी सवाल को मैं एक बार ऐसे कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास अगर कोई बोले कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने के लिए तो रास्ते से तो लेना देना नहीं था, आपने क्यों करा? मैंने कहा क्योंकि मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देना चाहता था, बेसिक तरीके से करो। जरा देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना था, तो आपका फोर्स क्या था? यहां था 5G, ठीक है। हमारे पास फोर्स था आपका 5G। मैंने कहा ओवरऑल पार्टिकल नीचे आया है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका होगा पॉजिटिव, ठीक है। mg दैट इज 50 इंटू वर्टिकल हाइट हमारे पास कितनी है, तो ये आएगा बेटा प्लस 50 इंटू वर्टिकल हाइट आप निकाल सकते हैं। ये 10 मीटर था, ये 45 डिग्री है, तो 10 cos 45 10 sin 45, सीधी सी बात। तो आप कहते सर 10 sin 45, मैंने कहा ठीक है। तो sin 45 अगर आप देखें तो 1/√2, तो 250√2, यही आया था, हाँ या ना सारे बच्चे? सारे बच्चे? सर आपने जो बताया ये लिख रहा था, नहीं बेटा। अरे यार बेटा देख, इसका तू प्रिंट आउट निकलवाइयो पहले, ठीक है। और यहां से तू जाइयो स्पेन, वहां पर लियोनार्डो दा विंची की एक मोनालिसा, उसको फाड़ के फेंक दिया और इसको चिपका दिया। ये तो हम तुमको दिए हैं, सुंदरता है इसमें। मोनालिसा लड़का है लड़की है, लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये समझेंगे भी, खुश भी होंगे, जिंदगी भी बेहतरीन बनेगा, है ना। आप वहां ले जाइएगा इसको, लिखना थोड़ा ना, प्रिंट आउट निकालना, ठीक है। यस, क्लियर? आइए, हाँ फ्रांस में है मोनालिसा, ठीक है, तुम्हें ज्यादा पता होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बात आती है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सर अभी तो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था, हाँ उसी के बस मेन पॉइंट्स, इसको भी लिखना मत, प्रिंट आउट निकाल के इस बार वाशिंगटन डीसी जाइएगा, ठीक है, अलग अलग जगह घूमिएगा, ऐसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। यस, क्लियर? सूडो फोर्स का भी आ रहा है, उसको तू चाइना ले जाइयो, डिफरेंट फ्रेम ऑफ, यहाँ पे सूडो फोर्स, नकली लोग वहां तू सूडो फोर्स का दिखा दीजिए, उनको मारेंगे ना तुम्हें जब, तब पता लगेगा। क्लियर? हाँ ठीक है, तुम्हें ये सारी चीजों की सारी इंफॉर्मेशन है। अभी टीचर ने 5 मिनट पहले क्या बोला कि वर्क डन पॉजिटिव क्यों होगा, नहीं वो नहीं समझ आ रहा। हाँ ठीक है, चलिए भाई। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बेटा फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? आई थिंक आज यहीं तक हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे बच्चे जरा देखना, फ्रिक्शन हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता था और एक हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक स्टैटिक और एक हमारे पास काइनेटिक। क्लियर? सारे बच्चे? क्लियर? 2 प्रकार के, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता था, याद करें, जब हमारे पास देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। समझना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक है और एक ये दोनों टुगेदर चल रहे हैं, दोनों टुगेदर चल रहे हैं दोनों टुगेदर चल रहे हैं। हमें समझ भी आ गया क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों और टुगेदर सेम ही होता है, ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है। इतनी घटिया हमारी हिंदी और इंग्लिश थी मिलके, लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट बना गई, ठीक है। यस, तो दोनों टुगेदर चल रहे हैं, अगर मुझे सोच के अच्छी आ रही है, हाँ लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं, हो गया भैया, हाँ बच्चे हैं, हो जाता है गलती। यस, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से समझें, ठीक है, हाँ इंग्लिश, दिस इज द इंग्लिश बैच, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम एसेंस ऑफ इंग्लिश इन द बैच, राइट? यार ये बच्चे हमें इतना फोन करते हैं ना, कुछ बच्चे। एक रात को 2 बजे कह रहा है, हाय हाउ आर यू, मैंने कहा
कौन है बे? ठीक है, कह रहा सर आई एम ए स्टूडेंट, बस उसके बाद उसको रिप्लाई ही नहीं करा। फिर अचानक से हेलो, मैंने कहा बेटा स्विगी विगी में काम तो नहीं करते हो तुम, चाय पीनी है? अरे ये कैसा मैसेज डाल रहे हो बे, चाय पीनी है? पीनी है दो हमको फ्री में, अब तुमने बोला है चाय पिलाओगे। फिर कहते ऑर्डर करो, मैं मारे तुम्हें ऑर्डर। ठीक है, कान दर्द हो रहा है भाई, ठीक है, इसको थोड़ा सा एंगल पे पकड़ना, वो पहनना पड़ेगा, ठीक है, यस, क्लियर। हाँ यार आदत नहीं है ना चश्मा पहनने की, तो ये कान में चुभ रहा है। क्लियर। चलिए, तो अब हमारे पास यहां पर क्या है, कैसे पहनते हो बे तुम लोग चश्मे, दर्द नहीं होता क्या तुम्हें? हाँ यस, नहीं बेटा हम किसी को नंबर नहीं दिए, पता नहीं कहां से किसी के पास पहुंच गया है, किसी टीचर ने लीक वीक कर दिया लग रहा है, और उस बच्चे ने पैसे ले लेके दूसरों को लीक कर दिया है, अब वो फोन कर रहे हैं हमें, मैसेज कर रहे हैं। बेटा अगर तुम्हारे पास अगर नंबर हो कभी भी मैसेज मत करना, क्योंकि सीधे मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ही नंबर है, मैं हजारों नंबर रखता नहीं हूं, एक ही नंबर है, वो पर्सनल नंबर है, उस पर दिन भर बजता रहता है, फिर मेरे को ब्लॉक ही करना पड़ता है। ठीक है, तुम कहो अरे राजवंश सर तो कितने रूड है, बेटा तू मेरी जगह पर होता ना तू भी वही करता, इतना फोन बजता है भाई, समझ ही नहीं आता कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल है कौन सा नहीं है, है? कभी हमारे पापा अननोन नंबर से कॉल करे, हम उनको ब्लॉक मार दे, वो कहे भैया हमको तो कोई लोग पीठ उठा के ले जा रहे थे, अंकल नैपिंग करा रहे थे, तुम हमारे को ब्लॉक कर दिए। तो हमें भी भाई कभी कभार इमरजेंसी हो सकती है ना, यस, क्लियर। निखिल सर लीक किए, ये इंसान बच्चों को खुश करने के लिए दूसरों के नंबर बांट रहा है ऐसे फीडबैक नहीं बढ़ता, बढ़िया पढ़ाने से होता है। चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस। तो भाई देखो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है थोड़ा सा गंदा इंग्लिश था, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें, यार कभी भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो दो सरफेसेस के बीच में कोई मोशन नहीं हुआ, टेंडेंसी है बट देयर इज नो मोशन। ये हमारे पास क्या करता था, अपोजिस, भाई अचानक से याद आया इसमें दो बार ओ, ओपोजिस में दो बार ओ होता है, दो बार पी होता है, दो बार एस होता है, दो बार ई होता है, दो बार एस होता है, क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोकता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रोकता तो नहीं बोलेंगे, को अपोज करता है। अरे फिर से आ रहा, ये देखने में अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है, दो बार ओ लगा देते, ये तो उप्स लग रहा है, नहीं उप्स की स्पेलिंग यही होती है क्या है? उप्स की क्या होती है? अब मेरे को डाउट हो रहा भाई, पता नहीं तुम में से हमारे जैसे कौन होंगे। उपसी, ये तो लग रहा है भाई पंजाबी बोलो, उपसे ओ वीरे उपसी, हाँ ये पंजाबी टोन में हो सकता है। उप्स की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ अबे पहले अब उप्स की बताओ, अपोजिस तो चलो देख लेंगे। हाँ उप्स में क्या होता है? तो ये क्या होता है? ऑप्स, स्पेशल ऑप्स वो करके आया था ना एक, है कंफ्यूजन हो रही है अब, ये उप्स ये तो नहीं होता, उप्स बोलने में हिंदी वाली टोन में तो ये लग रहा है उप्स, है ना, उप्स। अपोजिस कहां हो गया, ऑप्सिस हो गया, तो ये देख के ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा छूट गया, कुछ तो है, डबल एच है या डबल पी है, जल्दी से बताइए भैया, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, अपोजिस, अपोजिस कौन सा है? हाँ टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। हाँ। अरे बताओ, डबल एस, तुम लोग ही बटे पड़े हो,
इंग्लिश नहीं आती है तुम लोगों को, ये तो पता लगा, तभी तुम्हें सवाल समझ नहीं आते हैं। पहला वाला सही है, ठीक है। तो को अपोजिस, अबे ये कैसे सही हो सकता है बे? इसमें तो पहले तो पिस ऐसा सुनाई दे रहा, ये नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों में से पहला वाला है। अच्छा, डबल पी आता है ये सब चीजें ना बहुत दिक्कत देता है। टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोजिस करता है, अपोज, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। हाँ, थोड़ा सा अपोजिस नहीं लिखेंगे, अपोज लिखेंगे। टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, स्टैटिक, यही होता था। हाँ या ना? यस, थोड़ा सा मदद कर दिया करिए भैया, हाँ घर चलता रहेगा। हाँ, नहीं तो कंपनी वाले जान जाएंगे कि जानता नहीं है, याद करके आता। अबे खा जाऊंगा। यस, क्या दिक्कत है तुम्हें? ई, अबे भैया अंग्रेजी खतरनाक टॉपिक है। टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? जो रिलेटिव स्लिपिंग, हमें बीच में डाउट आने लगा यहां पे भी डबल एल तो नहीं है फिर हमने कहा लिख देते हैं, फिर देखने में अच्छा लगा। रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस को अपोज करता है ना? सर ये आपने क्यों बताया दोबारा? हाँ, यस, क्लियर क्लियर। कई बार भाई साहब तुम्हारे साथ, पता नहीं तुम में से जो हमारे जैसे होंगे, ये तुम्हें लग रहा होगा ये मजाक चल रहा है, भाई साहब ये हम लोगों का दर्द है। इक्विलिब्रियम में डबल एल क्यों नहीं आएगा? मन कर रहा आएगा है? किताब में ये दे रखा है, मैं खुद कई बार गलत लिखता हूं, ये तुम्हें खुद पता लग रहा है। इक्विलिब्रियम बोलने में मजा आ रहा है, इसमें कम नहीं लिखा है? हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा है इसमें कुछ और डालना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो डबल एल होना चाहिए, लेकिन हर किताब में एल लिखा हुआ है। हाँ, ईमानदारी देखो भाई, अब जो हमारे जैसा होगा ना, जो ऐसे सोचता हो, ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा मन करता है इक्विलिब्रियम में डबल एल लिखने का। मैं स्टार्टिंग में डबल एल से ही लिखता था, बच्चे कहते गलत है गलत है, मैंने कहा कहां गलत है, बोलने में तो मजा आ रहा है। वो कह रहे बोलने से नहीं होता, लिखने से होता है। फिर मेरे को बाद में बताया कि इक्विलिब्रियम में भाई एक एल आता है। मैंने कहा ओ, बच्चा सिखा रहा। हाँ, है ना? तुम्हें भी जिनको अंग्रेजी आती है ना, वो ज्यादा झाड़ रहे होंगे। भाई हम जैसे लोग हैं जहां पर डबल पी, डबल ओ, डबल एस अगर ऐसे आते तो हमें समझ नहीं आता कि डबल पी में डबल पी था, डबल यहां डबल ओ है या डबल एस है। ये हम लोगों की दर्द है, ये सीबीएसई वाले इसमें ज्यादा समझ पा रहे होंगे में। हाँ, ठीक है, तो अब होता है भाई दिक्कत। ये रिलेट क्या लिखे हुए? रिलेटिव होगा। सीबीएसई निकल आया पूरा आज ऐसे गार दिया है हमारा शरीर सीबीएसई को बाहर। हाँ, रिलेटिव, ठीक है, स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस। तो अभी बस इतना लिख के रखिएगा, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें अब गहराइयां हैं। अभी हम गहराइयां मारेंगे तो मैथ्स की क्लास में डूबे ही हुए मिलोगे, ठीक है? यस, टुमारो यस, क्योंकि बस इतना सा लिख के आइएगा, ठीक है? अरे तुम क्या, जिनको अंग्रेजी आती है तुम क्या जानो भाई हमारा दर्द। हाँ, ये डबल पी, डबल ओ, डबल एस, भाई टुमारो की स्पेलिंग सही बता रहा हूं, तुम्हें मन करेगा, ठीक है, तुम्हें खुद से मन करेगा ये लिखने का,
टुमारो मैडम आई विल बी एब्सेंट टुमारो होती नहीं है यार, फील के साथ लिखो यार, हाँ या ना। टुमारो में भाई साहब इतने सारे लिखने का मन कर रहा है, होता ही नहीं है इसमें, एक ही होता है शायद, TOMOROW, ये तो छोटा लग रहा है, इसमें एक तो डबल M होता है? ये तो बहुत छोटा लग रहा है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए भाई। हम लोग भी अपने ऑफिस में वो मैसेज वैसे डालते ना कि टुमारो आई विल बी ऑन लीव, अब टुमारो की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो गई। अगर ऑटो करेक्टर नहीं है तो फिर लिखना पड़ता है ऑन ट्यूसडे, टुमारो हटा करके दिन बताना पड़ता है 25/6/2024। तो ये थोड़ा सा हमारे पास दिक्कत है, हम लोग इंसान है भाई, ठीक है। तो अब कईयों को लगेगा अरे ये ऐसा कैसे वैसा कैसे, भाई अब है तो है, तुम क्या समझोगे हमारा दर्द, ठीक है। हाँ क्लियर, यस। तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप प्लीज वो कल क्या, कल तो क्लास ही नहीं है ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ ये सोच के आइएगा, 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं अभी, इसको भी सोच के आइएगा, इसको भी सोच के आइएगा। एक ये सवाल है बेटा हमारे पास, 2 सेकंड में अब वर्क डन बताना है, ठीक है। फिर हमारे पास एक ये वाला बताना है, एक ये वाला बताना है, और एक एडवांस का आपको सवाल दिया ही था। क्लियर, ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। मुझे अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ाकर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा, ठीक है। हाँ क्या हुआ, अरे इतना काफी है, इतने पैसे में ज्यादा नहीं नोच रहे हो हाँ अबे यार ये बहुत सरदर्द करा रहा है। यस क्लियर। AITS कब है तुम्हारा, ये 11th वालों का AITS क्यों हो रहा है अभी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। 11th वालों को तो अभी सिलेबस ही स्टार्ट हुआ है, ऑल इंडिया पहुंच गए बच्चे टेस्ट देने के लिए। हाँ तुम्हारा भी AITS है क्या, कहां तक आ रहा है AITS में, ये बता दो। अबे AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, ये एड्स लिख रहा है कि एड्स है, एड्स है। बे भाई क्या कर रहा है, कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। 15 को कहां तक आ रहा है, हाँ अबे सिलेबस 1D तब तो ठीक, 2D तब तो अरे 2D हाँ जो अभी भी काम कर रहा है राहुल 2D, हाँ तब तो ठीक है, अभी तो बहुत सारा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है। हाँ तब तो सही है, अभी हम लोगों का डिले भी ज्यादा नहीं है, बीच में एक आध दिन हम लोग एक्स्ट्रा करके ना बराबर रखेंगे, सो दैट AITS के जो भी तुम्हारे टेस्ट हो, ठीक है, उसमें तुम्हें दिक्कत ना हो। यस क्लियर। चलिए भाई, तो क्लास के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा बेटा, उसमें से आपको, मैंने देखा नहीं है AITS का पेपर और मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको क्लास से बाहर की चीजें नहीं मिलेंगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। हाँ ओके चलिए भाई, टिप्स कुछ नहीं है, आप लोग इसी बहाने AITS को सीरियसली रखिएगा, इसी बहाने आप लोग अपने रिवीजन को कर पाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे यार मेरा तो तैयार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, टेस्ट के बहाने अगर आप सीरियस रहेंगे तो उसी बहाने आप रिवाइज कर पाएंगे बेटा, और वो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपके टेस्ट में मार्क्स ना आए लेकिन उसी बहाने रिवाइज तो कर लोगे, नहीं तो अगर आपके पास टारगेट नहीं होगा ना तो आप रिवाइज ही नहीं करोगे, तो आप उसको एज अ टारगेट लेके रिवाइज करिए, ठीक है। हाँ तो अपन टिप्स कुछ नहीं है भाई, जो क्लास में पढ़ाया है उसके मेन कंसेप्ट्स को देखिए, PYQs अगर आप उसके PYQs लगा रहे हैं, क्लास के इंपॉर्टेंट सवालों को दोबारा लगा लीजिए, बस उतना ही करके चलिए, आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए भाई, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर आई डोंट थिंक होगा वहां पर, क्योंकि हम लोग 11th के आखिरी में ही कराते हैं, ठीक है, तो आप उसका पैनिक मत करिए। स्क्रू गॉज एंड वर्नियर कैलिपर मोस्ट प्रोबेबली शायद 11th के लास्ट में ही सभी लोग कराते हैं, क्योंकि 11th के स्टार्टिंग में कराने का कोई सेंस नहीं बनता, वो 4-5 लेक्चर खाएगा और बच्चों को वैसे भी अभी तक भूल गए होते। तुम सीरियसली बता रहा हूं, अगर वर्नियर कैलिपर पढ़ाया गया होता ना, 4 लेक्चर ले जाता, उसमें सारे एरर्स वेरर्स सारी चीजें बताकर, और आज आधे बच्चों को याद ही नहीं होता। उसको जब 11वीं के आखिरी में पढ़ाओगे तब भी तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी होगी उसको याद करने की, ठीक है। अगर मान लो वैसे तो आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाएगा तो एक ही सवाल होगा मैक्स टू मैक्स, तो उसमें घबराइए मत,
ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट तो है नहीं, बाकी जो आप सवाल कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक आप सभी लोगों की नेक्स्ट क्लास है अभी 6:15 से, तो आप सभी लोग जाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर 6:15 से आप अपनी कंटिन्यू करिएगा क्लास। तो मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।